अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है ड्रीम मैन। बहुत ही अच्छा नावल है, हिना असद ने लिखा है। आई होप आपको पसंद आएगा। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नावल की तरफ। 18 साल बाद कॉलेज के ट्रिप पर शुमाली इलाका जात की सैर व तफरी पर आई थी। वो हसीन इलाके के खूबसूरत तरीन मनाजिल में खो चुकी थी। सामने किसी का फार्म हाउस था जहाँ एक सफ़ेद बालों वाला खूबसूरत बराक घोड़ा नज़र आया। वो इसके पास जाने लगी उसे छूने के लिए। इससे पहले कि वो इसके पास जाती वो खुद भागता हुआ उसके करीब आने लगा। वो खौफजदा हो गई और उसके डर वापस भागने लगी, मगर इस घोड़े की टांग पड़ते ही वो दूर जा गिरी। या अल्लाह, मैं बच गई क्या? उसने आंखें खोलकर देखा। टांग पर दर्द की शदीद लहर उठी। हिम्मत करके उठने की कोशिश की, मगर दर्द के बायस उठने में नाकामी हुई। इसकी नज़र सामने घोड़े पर बैठकर आते हुए एक शख्स पर पड़ी। ब्लैक जीन्स, ब्लैक हाई नेक और इस पर ब्लैक कोट पहने, गले में मफलर लिए, पाँव में लॉन्ग शूज़ पहने, चेहरे पर अजब सी तमान्नत, हद से ज़्यादा सफ़ेद रंग, सपाट बारोब चेहरा, चेहरे के नए दिलकश नकूश। यही तो था उसका मिस्टर परफेक्ट। उसकी हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि उसे किसी मैच्योर और डिसेंट इंसान से शादी करनी है, और आज उसे सामने देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना नामुमकिन हुआ। उसकी लाइफ में उसके ख्वाबों के शहजादे की एंट्री, वो भी शहजादों वाले अंदाज में, घोड़े पर हो चुकी थी। वो यकटिक उसे देखने लगी। होश तब आया जब इस घुड़सवार ने उसे एक हाथ से उठाकर घोड़े पर लिया। तेज़ी से गुजरते हुए मनाजिल को देखकर एहसास हुआ कि वो इसके बहुत पास है। वो घोड़ा बर्क रफ्तारी से दौड़ते हुए हवा से बातें कर रहा था। उसने चेहरा मोड़कर इस खूबरू शहजादे को देखा। ऐसा करने से उसका चेहरा मुकाबल के चेहरे से थोड़ा छू गया। उसकी गर्म सांसें खुद पर महसूस किए वो जी जान से कांपी। कुछ नहीं होगा, डरो मत, उसकी पुरकशिश आवाज़ उसके कानों से टकराई। जब वो बोला तो मुकाबल के लब उसके कान की लो को छू गए। दिल की धड़कन मामूल से हटकर दौड़ने लगी। कान की लोएं सुर्खी माइल दिखाई देने लगी और वो उसे कहाँ ले जा रहा था, ये बात तो वो सोचने के काबिल भी न थी। वो मंजिल पर पहुंचकर एक ही जस्ट में नीचे उतरा और अपना हाथ आगे किया ताकि उसे भी उतरने में मदद दे सके। उसने दिल की हालत पर काबू पाकर नज़रअंदाज करते हुए खुद उतरना चाहा, मगर पाँव पर चोट लगने की वजह से खुद को संभाल ना पाई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, उसकी मजबूत बाहों ने उसे फूल की तरह खुद में भर लिया। मुकाबल के कर्ब से उठती दिलफरेब महक उसके हवास मुकम्मल करे दिए रही थी। मैं चल सकती हूँ, प्लीज़ मुझे नीचे उतारें, उसने अपने सूखे लबों पर ज़बान फेर कर कहा। उसने उसे नीचे उतार दिया। बज़ल अफरीदी, जो 44 का होने के बावजूद भी फिटनेस की वजह से बमुश्किल 35 का दिखाई देता, अपनी ज़ेर कर देने वाली शख्सियत के बायस उसके दिलो जान पर छा रहा था। वो हिम्मत मजमा किए पलट कर जाने को थी कि शायद उसी ने पीछे से उसका दामन थाम लिया। बदर, पीछे से उसकी सहर अंगेज़ आवाज़ ने उसके बढ़ते हुए कदम रोके। आपको कैसे पता मेरे मामा का नाम बदरा है? उसने बदरा उसने हैरानकुन नज़रों से उसे देखते हुए सवाल किया। तुम्हारा नाम? एक बुरी आंखों वाले शहजादे ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। हिना, वो मुस्कुराकर अपना नाम बताने लगी। और आपका? आवाज़ वो आबरू उकसाकर पूछती। बज़ल अफरीदी, उसने गंभीर आवाज़ में कहा। उसने अभी भी उसका दामन थाम रखा था। वो दामन छोड़े पलटा। सुने, वो बेकरारी से पकारी। मुकाबले में वहीं रुके, बिना पलटे चेहरे का रुख मोड़े तिरछी निगाहों से पीछे देखा। विल यू मैरी विद मी? किसी सनफ मुखालिफ का यूं खुद से उसे प्रपोज करना सख्त चुभा। पल भर में चेहरे के तासरात बदले। उसने भवेश को एक उसकी जानब कहर बरसाती नज़रों से देखा। आर यू मैड? उस पाठ अंदाज में फ़कत इतना ही बोला। उसके फूले हुए सुर्ख और सफ़ेद गालों में डिम्पल नुमाया हुए, बिल्कुल अपने बाबा द रॉक की तरह।
तुम्हें पता है, जब से मैंने होश संभाली मुझे हर रात ख्वाब में कोई दिखाई देता है। तुम। वो उसके सीने पर उंगली रखकर बोली। बज़ल ने उसका हाथ पकड़कर पीछे को झटका। वो इसके अमल पर तमतमा कर रह गई, मगर अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए बोली। मेरी ज़िंदगी में कोई भी एक रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें तुम मुझे दिखाई नहीं दिए हो। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, बिल्कुल वही नपोश। फिर कैसे मैं अपने ख्वाबों में आने वाले शहजादे को देखकर भी अनदेखा कर दूं? मैं किसी सर्वेंट से कहता हूँ आपको बैंडेज कर दे, फिर आपको जहाँ जाना होगा वहाँ मेरा ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। वो इसकी बात का जवाब देने से ग्रेस बढ़ता हुआ अपनी कहकर अंदर की तरफ बढ़ गया। घर क्या था? जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल नुमा था। वो उसकी बैरूनी शान शौकत की तारफ हुई और ऐसा ऐसा चलते हुए उसके पीछे अंदर जाने लगी जहाँ अभी वो गया था। उसके अंदर कदम रखा तो वो अपने जाओ और जलाल समेत बड़े से लेदर के बने हुए सोफे पर टांग रखे विराजमान था। तमाम मुलाज़िमीन अदब से सर झुकाए हुए खड़े थे। हादिया जी सर। वो सर झुकाए हुए चंद कदम आगे बढ़ी। बीबी की बैंडेज करो। फैसल बीबी को उनकी मंजिल तक पहुँचा कर आओ। जी सर। वो भी झट से उसका हुक्म बजा लाने के लिए बोला। बज़ल आफरीदी अपनी जगह से उठा। ये क्या बात हुई? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, अपनी सुनाई और मुँह उठाकर चल दिए। आपको किसी ने लड़की से बात करने के मैनर्स नहीं सिखाए? वह कमर पर हाथ रखकर लड़ाका अंदाज में बोली। बज़ल मुड़ा और शोलाबार नज़रों से उसे देखा, जैसे अभी उसकी नज़रों उसके वजूद को जलाकर खाकदस्ता कर देंगी, मगर वो बिना उसकी इमारत से मुतासर हुए, उसके रौब और दबदबे को किसी खातिर में ना लाते हुए अपनी जगह पूरे एतमाद से डटकर खड़ी रही। मैं किसी को भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, वो सर्द मेहरी से बोला। फैसल जी सर। वो फिर से बोला। हिना ने एक नज़र इस मुहद्दब अंदाज में खड़े हुए दो हैकल इंसान को देखा, जिसने शाने के एक तरफ बड़ी सी राइफल लटका रखी थी। इन्हें उनके महफूज मकाम पर पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कहकर लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ वहाँ से निकल रहा था। ये मेरे साथ ज्यादती है, ज़बरदस्ती है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। सुना तुमने? सुना? नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से। वो पीछे से आवाज़ देकर ज़ोर से बोली। वो उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर को जा रहा था। इस सब कार्रवाई के दौरान हादिया उसके पाँव की बैंडेज कर चुकी थी। वो दियो हैकल फैसल उसके बिल्कुल सर पर उसके सामने खड़ा हुआ था। आइए बीबी जी, उसने ताबदारी से कहा। उसके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि वो उसकी बात मानती, इसलिए वो कुछ सोचते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। फैसल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे पिछली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। हिना के ज़हन में एक तरकीब आई तो उसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी। कुछ ही देर में वो इसी पिकनिक पॉइंट पर मौजूद थे जहाँ से वो अपने दोस्तों से बिछड़ी थी। तुम कहाँ चली गई थी? प्रिंसिपल ने उसे चश्मे की ओर से झांकते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। हम सब कितना परेशान हुए, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। वो उससे झाड़ पर लाने लगे। हिना सर झुकाए शर्मिंदगी से खड़ी थी। सॉरी सर, सॉरी सर, बस पता ही नहीं चला कब नज़ारा देखते हुए आगे चली गई, फिर वापसी का रास्ता भूल गई। इट्स ओके, आप जाएं अपनी बाकी की क्लासमेट के पास। वो उसे हुक्म जारी करते हुए फैसल से मुखातब हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जिम्मेदार हैं सब स्टूडेंट के लिए। आपके वालिद को, उनके वालिदैन को जवाब दे भी। अगर आज ये खो जाती तो हम उनके पेरेंट्स को क्या जवाब देते? चलें जी, आप तो मिल गई ना बच्ची, अब आप इनका ख्याल रखिएगा। वो कहकर गाड़ी तक आया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए वापसी के रास्ते पर मोड़ दी। रास्ते से वापसी पर उसने मेड के कहने पर कुछ ज़रूरी सामान की खरीदारी के लिए बाजार का रुख किया। वहाँ से सब अशिया खरीदी। रास्ते में एक जानने वाला मिल गया तो उसे घर पहुँचते पहुँचते रात होगी। इसने पोर्च में गाड़ी खड़ी की और खुद मेड को सारा सामान देने के बाद अपने घर रवाना हो गया। कुछ देर बाद जब हिना को लगा कि बिल्कुल सन्नाटा छा गया तो उसने गाड़ी की डिग्गी को खोलने की कोशिश की और हिम्मत मजमा किए उसे खोला। थोड़ी ही गदगदों के बाद वो उसे खोलने में कामयाब हुई और बाहर निकल आई। अपनी जीन्स और टॉप पर मिट्टी लगी देखी तो गले में मौजूद बट्टे को खोलकर उससे मिट्टी झाड़ने लगी। वो सबकी नज़रों से छुपकर फिर से इसी गाड़ी में सवार हो चुकी थी। पहले से हालत कुछ बेहतर लगी तो उसने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। कोई ज़ीरों के निशान ना पाकर उसने राहदारी की तरफ कदम बढ़ाया और दबे पाँव चलते हुए अंदर आई। किचन में से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। शायद मेड घर जाने से पहले अभी कुछ चीज़ें समेट रही थी। उससे कदमों की छाप सुनाई दी तो वह भागकर अपने एक कमरे की तरफ गई जिसका दरवाज़ा बंद था। बाहर से लॉक नहीं था, बस एक ताला एक तरफ हल्का सा ओढ़ा हुआ था। वो दरवाज़ा खोलकर बिना आवाज़ किए अंदर गई। जैसे ही अंदर कदम रखा तो हैरत के समुद्र में गोताजन थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों दीवारों पर उसकी एनालॉजिक साइज की
तस्वीरें लगाई गई थी। एक ही तस्वीर को मुख्तलिफ रंग दिया गया था। बज़ल ने बैदरा की ये तस्वीर अलीना के मोबाइल से ली थी। ये दराक की बर्थडे वाले दिन की तस्वीर थी, जिसमें उसने ब्लैक कलर का फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा ज़ेब-ए-तन किया हुआ था, मगर मैंने तो कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं की। मैं तो हमेशा टॉप और जीन टाइप पहनती हूँ। उसने तस्वीर में बाल देखे तो शाने के एक तरफ रखी लंबी सी चोटी नज़र आई। वो उल्टे से देखने लगी, जबकि उसके बाल तो शानों तक नहीं आते। कहाँ कहीं ये मामा की तस्वीर। तो उसके दिमाग के घोड़े दौड़े। उफ! बेसाख्ता उसके मुंह से बरामद हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने ख्यालात की नफ़ी करने लगी। सामने ही राइटिंग टेबल पर ब्लैक कलर की खूबसूरत कवर वाली डायरी नज़र आई। ज्यों-ज्यों वो पढ़ती गई, उसकी आंखें हैरत से दो चंद हो गई। इस डायरी में बज़ल ने अपनी सारी आबीती और पछतावा लिखा हुआ था। तुम यहाँ इस वक्त फिर से। उसकी सर थरथरा देने वाली आवाज़ सुनकर वो घबरा गई और डायरी छूटकर उसके हाथ से नीचे फर्श पर गिरी। उसने पीछे मुड़कर देखा। बज़ल अफरीदी बिल्कुल उसकी सईद में दरवाजे के पास खड़ा उसे तीखे नज़रों से देख रहा था। वह बोल्ड और बाएतमाद लड़की पल भर को हल्का रह गई। गले से गिल्टी उभरकर मदूद हुई। उसने अपने सूखे हुए लबों पर ज़ुबान फेरी। शर्म नहीं आई तुम्हें रात के इस पहले एक नामहरम के घर में दाखिल होते हुए? मेरी नहीं तो अपनी माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। ये कहते हुए उसके माथे पर बल नमूदार हुए। तुम ऐसा नहीं कह सकते मुझे। वो अपनी अज़ली बाएतमाद अंदाज में लौट चली थी। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं हो जाते। वो बाजिद लहजे में गोया, मैं तुमसे नरमी से पेश आ रहा हूँ, तो इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा मरते दम तक भी नहीं होगा। अब तुम शराफत से यहाँ से निकलोगी या बुलाऊँ गार्ड्स को? वो 2 कदम आगे बढ़कर धारा, मैं एक ही शर्त पर घर जाऊँगी, अगर तुम मुझे बाय रोड खुद ड्राइव करके घर छोड़ कर आओ, वरना क्या? मैं सवालिया अंदाज से अपनी बड़ी बड़ी आंखें स्क्रीड कर बोला, वरना तुम जितनी दफ़ा मुझे यहाँ से निकालोगे मैं वापस यहीं आ जाऊँगी। वैसे तो एक दिन हमेशा हमेशा के लिए मुझे आना तो इसी घर में है। वह खुशी से झूमकर गोल गोल घूमते हुए मुस्कुराकर बोली। बज़म ने ज़हरकुंद नज़रों से उसके सराफे को देखा। ब्लैक जीन्स और रेड टॉप पर सतरंगी चुनरी दुपट्टे को गोल लपेट कर पहने हुए, कलाई में मुख्तलिफ रंगों के बैंड्स पहने, शानों तक आते बालों को छोटे से कैचर में मुकीम किए, सिर्फ चेहरे से बदरा मगर अंदाज़ और अतवार से बिल्कुल मुख्तलिफ। फजल ने अपनी सोच पर अपना ही सर झटका। मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ जो तुम्हारी वाहियात शर्तें मानूँ। निकलो यहाँ से अभी के अभी। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मगर प्लीज़ जाने से पहले मेरी एक फरमाइश पूरी कर दो ना। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। तुम अगर मुझे घर छोड़ दोगे तो मुझे भी कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारने का मौका मिल जाएगा और तुम्हारी भी जान छूट जाएगी। मैं सारी ज़िंदगी इसी वक्त के साथ में गुजार दूँगी। वह चेहरे पर मसनूई बेबसी लाए बोली। ये तुम तब से मुझे मुखातब किस अंदाज में कर रही हो? तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें किसी बड़े को मुखातब करने के एटिकेट्स नहीं सिखाए हैं ना? मगर मैं हमेशा इन लोगों को वैसे ही मुखातब करती हूँ जैसा मेरा उनसे रिश्ता हो। मियाँ बीवी में बराबरी का रिश्ता होता है तो इसमें तुम्हें तुम बुलाने से कोई हर्ज नहीं। वो इसे जलाने वाले अंदाज में उठाकर बोली, शट अप। मजीद अब एक लफ्ज़ भी बोला तो गुद्दी से ज़बान खींच लूँगा। वो गिराया नॉनसेंस। वो दांत पीस कर बोलते हुए उसकी कलाई पकड़कर बाहर को बढ़ रहा था। जिस तरह फालतू गुलदान पड़े रहते हैं, अपने घर के किसी कोने से लगा दे मुझको। रूठना तेरा मेरी जान ले जाना है, ऐसे नाराज़ न हो, हंस के दिखा दे मुझको। और कुछ भी नहीं मांगा मेरे मालिक तुझसे, इसकी गलियों में पड़ी खाक बना दे मुझको। लोग कहते हैं ये इश्क निकल जाता है, मैं भी इस इश्क में आया हूँ, दवा दे मुझको। और लहक लहक कर वसी शाह का शेर पढ़ते हुए उसके साथ खींची चली जा रही थी। बज़ल ने गाड़ी के पास जाकर उसे पिछली सीट पर धकेला और धाड़ कर दरवाजे तार की आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। रज़ा के अमल पर एक जानदार सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर बाद बज़ल को अपने शानों पर उसका हाथ महसूस हुआ तो उसके कड़े टेबलों से पीछे मुड़कर देखा। वो फ्रंट सीट के दरमियान से गुजरकर अपना जोगर वाले एक पाँव आगे रखती हुई पिछली से अगली सीट पर आ रही थी। उसकी बचकाना हरकत पर वो लबीज कर रह गया। हिना थप से पीछे से आकर फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठी। इस लड़की की कोई कल सीधी नहीं। वो मुंह में बढ़ाया और साथ आसफ से सर हिलाकर रह गया। सफ़र को तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। अब वो मेन रोड पर आ चुके थे। सड़क पर इस रात के इस पहल ज़्यादा तादाद बड़ी ट्रैफिक की थी और तब से बज़ल के चेहरे पर नज़रें जमाए हुए थी। एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं देखा।
और नाक की सीट में स्पार्ट अंदाज में पूरी तरह ट्रैफिक में मगर था, मगर सोचों के धागे कहीं और ही उलझे हुए थे। चेहरे पर सोच की परछाइयाँ साफ नजर आ रही थी। हिना ने उसके बाजू को अपने दोनों हाथों में लिए उसके शाने पर हौले से अपना सर रखा। बज़ल अफ़रीदी का सब्र बस यहीं तक था। उसे अपने सब्र की तनाबें टूटती हुई महसूस हुई। ये क्या बेहूदगी है, वो उसे पीछे धकेल कर बोला। उसके लहजे में हंसों की सी फनकार थी। लो भला, इसमें बेहूदगी वाली कौन सी बात है। अपने मुस्तकबिल के हबी के साथ इतना तो बनता है, इतना तो चलता है। वो दांत निकाल कर बगैर शर्म किए बोली। वो उसकी हडर्मी पर दांत कुछ जाकर रह गया। खामोशी से बैठो वरना यहीं फेंक कर वापस चला जाऊंगा, वो उससे अगली उंगली से वार्न करता हुआ बोला। हिना ने खुफी भरे अंदाज में उसकी तरफ देखकर नाक को सेड़ी, जिसमें छोटी सी लौंग चमक रही थी। इस छोटी सी लड़की को देखकर न जाने क्यों उसके हवास साथ छोड़ने लगे थे। जाने कैसे वो खुद पर काबू किए हुए था। जितना वो इससे बचकर निकलने के जतन कर रहा था, वो बार बार उसे अपनी तरफ माइल कर रही थी। तुम आकर मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? क्यों तुम क्यों तुम क्या तुम्हें दिल से इतनी बेदिली है? क्यों तुम मेरी मोहब्बत को पहचान नहीं पा रहे? तुम क्यों समझ नहीं पा रहे कि मेरे दिल को सिर्फ तुम्हारी ही तमन्ना है? वो हार नहीं मानना चाहती थी। वो उसे बताना चाहती थी कि उसे देखकर उसके ख्वाबों की तमीर मिली है, जिसे वो हकीकत में ढालना चाहती है। तुम अपनी और मेरी उम्र का लिहाज ही कर लो। वो कदरे नागवारी से गोया हुआ। इश्क में जात पात या उम्र का क्या लेना देना? वो उसी से सवाल कर गई। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इन फराखात में पढ़ने की। घर जाकर अपनी स्टडी पर तवज्जो दो। वो सडमहरी से बोला और खुद पर जब्त किए पहरे बैठाए लगाए। स्टेरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। तुम वादा करो मेरी पढ़ाई पूरी होने तक मेरा इंतज़ार करोगे। वो खामोश रहा। उसकी बात पर देखो, मुझे जवाब दो। तुम ऐसे इतनी आसानी से मुझसे जान छुड़वा नहीं सकते। पहली मुलाकात में किसी को न जानते हुए उसे शादी की ऑफ़र करने वाली लड़की से किसी भी किस्म की अनोखी और फजूल गोए की ही तवक्को की जा सकती है। यानी कि तुम मेरी बातें फजूल लग रही हैं। वो अपनी हल्की सब्ज़ आंखों को मज़ीद खोलकर गुस्से से बोली। और ये ना जाने वाली बात तुमने खूब कही। अगर तुम मुझे जानते नहीं तो मेरी इतनी सारी तस्वीरें अपने घर में क्यों लगा रखी हैं? पहले मुझे इस बात का जवाब दो। मैंने पहले भी कहा कि मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं। अच्छा चलो, अगर तुम मुझे नहीं जानते, जानने से इनकारी हो तो ऐसा ही सही। मैं तो तुम्हें बचपन से जानती हूँ, रोज़ अपने ख्वाब में देखती हूँ, और तुम्हारे ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। वो सामने स्क्रीन पर नजर जमाए हुए काटदार आवाज़ में बोला। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने जज्बात को दिल में लिए घुट घुट कर मर जाऊंगी? नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अपने ख्वाबों को कैसे पूरा करना है, अपना हक कैसे छीनना है, मैं बखूबी जानती हूँ। आपने ये जो खुद पर सर्द मेहरी का खोल चढ़ा रखा है ना, देखना कैसे इसे मैं नोच कर फेंक देती हूँ। आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। और जिन्होंने अंदाज में बोली। उसके लहजे की शिद्दत देखकर बज़ल अफ़रीदी हैरान हुआ। वो इसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ कर्ब के आसार नुमायाँ थे। वो इसके सामने खुद को कमज़ोर हरगिज़ नहीं ज़ाहिर नहीं करना चाहता था, मगर दिल नरम पड़ता हुआ महसूस हुआ। वो भी तो कभी उसके इसी कर्ब से गुजरा था, जब उसके दिल में बदरा के लिए जज्बात है, मगर बदरा के दिल में नहीं। आज वो इस छोटी सी लड़की को अपने उसी मकाम पर खड़े देखकर भौंचा रह गया। तुम अपने माँ बाप से बात करो, यकीनन वो कभी नहीं मानेंगे। बिलाकर वो उसका दिल रखने के लिए बोला। आप सच कह रहे हैं ना? आप सच में मान गए? उसकी खुशी की इंतहा न रही उसका ढके छुपे लफ्ज़ों में करार का सुनकर। वो उसे ज़्यादा खुशफहमियों में मुब्तला नहीं करना चाहता था। जब उसका दिल टूटेगा तो वो खुद को संभाल नहीं पाए। अगर मैं अपने वालिदैन को राज़ी कर लूँ तो फिर तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा ना? वो फिर से बात दोहराने लगी, जैसे उसे अभी तक यकीन नहीं आया हो। नहीं, वो हौले से बोला। बदरा और दरार कभी भी नहीं मानेंगे। वो दिल में इस छोटी सी लड़की से मुखातिब हुआ। बज़ल का फ़ोन रंग हुआ तो उसने साइड पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा। किसी बिजनेस डीलर की कॉल थी। उसने बेजारी से फ़ोन डैशबोर्ड पर डाल दिया। गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था तो दूसरा गियर पर। हिना ने उसकी गियर पर हाथ रखे गए मजबूत हाथ पर अपना नाजुक सा हाथ रखा। फजूल हरकतें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इस बार वो चश्मगीर निगाहों से उसे देखते हुए बोला। हिना ने उसकी बात पर होंठ टेढ़े किए बुरा सा मुंह बनाया, और कुछ न सूझा तो उसने सामने पड़ा उसका मोबाइल उठा लिया। पासवर्ड ना लगा देख खुशी से उसकी बाँझें खुली। चट सेल्फी मार मार ऑन किए उसने ज़रा सा झिझक कर बज़ल के साथ हुए सेल्फी बनाई।
वजह इससे बचपने से तंग आ गए। गहरा सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगा। दिल तो था कि इसकी बेवकूफ़ियों पर खूब सख्त सुस्त सुनाए, मगर अपना इरादा मौकूफ़ कर गया। ये आपकी ज़िंदगी का यादगार सफ़र होगा ना, है ना? वो इसका फ़ोन वापस रख कर फिर से मुखातिब हुई। कितना बोलती हो तुम चुप होने का क्या लोगी? आपकी एक प्यारी सी स्माइल यूं ही उन दोनों की खटी मीठी नोक झोंक में बाकी का सफ़र तमाम हुआ। वो दोनों शहर की हदूद में दाखिल हुए तो हिना ने उसे घर का रास्ता बताया। शुमाली इलाका जहाँ से लाहौर वापसी के सफ़र में रात की तकरीबन अब सुबह हो चुकी थी। वो उसे घर के बाहर उतारने लगा। थैंक्स, उसने बाहर निकल कर कहा। वो खामोश रहा। एक तरह सी निगाह इस पर डालकर वो जन से गाड़ी भगाकर ले गया। वो डरते हुए घर में दाखिल हुई। सामने ही सोफे पर बद्रा बैठी परेशानी से हाथ में तस्वीर लिए उसकी सही सलामत वापस आने की दुआएं कर रही थी। उसके कॉलेज के सब लोग वापस आ चुके थे, जबकि हिना की वापसी का कोई अता पता न था। दराक ने तो प्रिंसिपल की खासी बेइज्जती की हिना का ख्याल न रखने पर। अब वो पुलिस स्टेशन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था। बद्रा ने हिना को देखा तो अपनी जगह से उठी। आई एम सॉरी मामा। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। कहाँ थी तुम? बद्रा ने तीखे लहजे में उससे पूछा। वो भागकर उसके गले लगी। मामा, वो ना मैं रास्ता भूल गई थी। बस एक फरिश्ते ने मेरी मदद की और मुझे घर पहुँचा दिया। वह चेहरे पर हर दर्जा मासूमियत लाए हुए बोली। तुम ठीक तो हो ना? बद्रा अपनी खुफकी बुलाए उससे पूछने लगी। उसकी मनता जोश मारा और वो उसे अपने साथ लगाए प्यार करने लगी। मामा, आप डैड को मना कर दें रिपोर्ट लिखवाने से। बद्रा ने फ़ौरन दराक को कॉल मिलाई और उसे हिना की आमद का बताकर उसे रिपोर्ट दर्ज करवाने से रोक दिया। हिना के डैड दराक और उसको कुछ देर में घर पहुंच गए। उसने वही मन घर कहानी जो बद्रा को सुनाकर मुतमईन किया था, वही अपने डैड और भैया को सुनाई। घर भर की लाडली होने की सूरत में उसे से ज़्यादा तशवीशें भी ना की गईं। मामा, एक बात पूछूं? बोलो आप। मामा, आपके कोई पुराने ड्रेसेस हैं? क्यों, तुम्हें क्या करना है? कुछ खास नहीं, प्लीज़ आप बताएं ना। आपके पास वो हैं, वो स्टोर रूम की कबर्ड में रखे हुए हैं। क्यों, तुम्हें ड्रेस चाहिए तो नए ले लेंगे। तुम इतने पुराने कपड़ों का क्या करोगी? मामा, मुझे बस वही चाहिए। आप जाएं रूम में आराम करें, मैं खुद ही देख लूँगी। स्टोर रूम की लाइट ऑन की और कबर्ड खोलकर देखा। वहाँ एक बैग मौजूद था। उसने जिप खोलकर देखा। अंदर सफ़ेद रंग का शिफॉन का चूड़ीदार पजामा और फ्राक थी। कुछ और पुराने कपड़े। वो सबको बारी-बारी देखकर नीचे फेंक रही थी। आखिर में ब्लैक रंग का फ्राक और चूड़ीदार पजामा नज़र आया और उसका हमरंग दुपट्टा नज़र आते ही वो यूँ खुश हुई जैसे उसे हफ्ता एकल की दौलत मिल गई हो। ये वही ड्रेस है? हाँ बिल्कुल वही है, बिल्कुल। ये वो बाकी कपड़ों को वैसे ही अलमारी में ठूँसने स्याह ड्रेस लिए अपने कमरे में आए और उसे अपनी कबर्ड में रख लिया। अब रह गई तो मेरे ड्रीम मैन की शर्त। मामा और डैड उससे इजाज़त की। कल उनसे बात कैसे करूँ? ये सोचते हुए वो नींद की वादियों में उतर गई। सोकर उठी तो शाम होने वाली थी। मामा, कल मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है और अपने लिए कुछ नए ड्रेसेस। आप भी मेरे साथ चलें शॉपिंग पर। हिना, कुछ देर में हमारे बाबा आने वाले हैं। ओ कम ऑन मामा, डैड क्या कहेंगे? हम उनके आने तक वापस भी आ जाएंगे। अच्छा चलो, लेकिन जल्दी चलें। वो कार की कीज़ उठाकर बाहर निकली तो बद्रा भी चादर लिए उसके पीछे बाहर निकली। ड्राइविंग सीट से हिना ने संभाली और बद्रा उसके साथ आगे बैठी। ये तुम किस रास्ते से जा रही हो? रात होने वाली है, तुमने अजीब सा रास्ता अख्तियार कर लिया। वो कदरे सुनसान सड़क को देखकर परेशान हुई। मामा, इस रास्ते से हम जल्दी मार्केट पहुंचेंगे। इस सड़क पर लाइट्स भी ना होने के बराबर थी। दरवाजा दूर एक रिक्शा खड़ा नजर आया। जब गाड़ी रिक्शे के पास से गुजरी तो एक लड़की की चीखों की आवाज़ सुनकर हिना ने एक्सलेटर पर पाँव देते देते गाड़ी को रोका। खामोशी की वजह से दूर तक गाड़ी के टायर की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ गूंजी। उसने स्टीयरिंग पर गाड़ी चाबी घुमाकर बाहर निकाली और जीन्स की पॉकेट में फंसाई और जोर से दरवाज़ा बंद किया, जो ऑटोमेटिक लॉक हो गया। हिना, कहाँ जा रही हो? वापस आओ। बद्रा ने उसे जाने के लिए रोका। मॉम, जस्ट टेक अ चिल पिल, डोंट वरी। वो इन सुनी करती हुई रिक्शे तक पहुंची। रिक्शा ड्राइवर एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। घटिया इंसान, छोड़ो इसे। वो जोर से चलाई और उसकी कमीज को पुश से खींचकर उसे बाहर निकलने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़कर उस पर तफसीली निगाह डाली। ओए फरंगन, निकल इत्थू, नहीं ते। वो इसकी ड्रेसिंग पर चोट करते हुए बोला। अपने ने ते उसे धमकाने लगा। नहीं ते फिर की? हिना ने भी उसे उसी के लहजे में जवाब दिया। छोड़ दो इसे, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।
नई चड्ढा दस की करेगी। वो कमीज के कफ फोल्ड करता जा रहा ना तलवरों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। फोन दसनिया की करांगी। वो भागती हुई ड्राइवर गाड़ी तक आई और डिग्गी खोलकर उसमें से बैट बैट निकाला। वो बैट हमेशा इसी तरह के हादसा से निपटने के लिए गाड़ी में रखती थी। हिना बैट लिए भागती हुई उसकी तरफ बढ़ी। बदरा गाड़ी में मौजूद हिना को ऐसे करने से रोकने के लिए आवाज़ें लगा रही थी, मगर उसकी आवाज़ बढ़ी नहीं जा रही थी और ज़ोरदार तरीके से उसे दो तीन ज़रबें लगाई। वो ज़ोरदार तरीके से उसे 2-3 ज़रबें लगाई। वो बुलाकर रह गया। रिक्शा छोड़ वहाँ से भागा। इतनी देर में वो लड़की अपना अबाया दुरुस्त करती रिक्शे से बाहर निकली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बर वक्त मेरी इज्जत बचा ली। आज ऑफिस में काम होने की वजह से लेट निकली, बस इसी का फ़ायदा उठाया इस कमीने ने। वो मामूल लहजे में बोली, शुक्रिया कि कोई बात नहीं, तुम घर जाओ। ऐसा करो तुम हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। हिना ने उसे कहा। वो दोनों गाड़ी में तक आई। उसकी नज़र अचानक गाड़ी के टायर पर पड़ी जिसके चारों टायर की हवा निकल चुकी थी। ये किसने किया? वो हैरानगी से सर पर हाथ मारकर बोली। वही रिक्शा ड्राइवर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा कर दिया। इन्होंने उसे गाड़ी के करीब से खड़े से निकलते हुए देखा। वो कान के साथ फ़ोन लगाए कोई बात कर रहा था। अब क्या करें? वो परेशान हुई। बदरा ने अंदर से डोर को खटखटाया। हिना की नज़रें सामने से आते हुए कुछ आदमियों पर पड़ी। वह इस रिक्शा ड्राइवर के साथ चले आ रहे थे। इस लड़की ने जब उसे लोगों को इतनी तरफ आते देखा तो अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए उल्टे कदम भागते हुए पीछे से भाग गई निकली। हिना बैठ लिए अभी भी गोमगो की सफ़ेद में वहीं खड़ी थी। यही है वो लड़की, पकड़ो इसे। आज इसे हम में से कोई एक भी नहीं छोड़ेगा। वो रिक्शा ड्राइवर अपने बाकी के साथियों के साथ चेहरे पर खबासा सजाए उसकी तरफ बढ़ा था। देखो, मैंने कह रही हूँ, मेरे करीब मत आना, वहीं रुक जाओ। वो चाहे कितनी ही बोल्ड क्यों ना थी, इतने मर्दों को एक साथ अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। वो 10 के 10 लोग ही एक साथ उस पर हमलावर हुए। गैंग रेप सुना है ना क्या तुम होता है? नहीं सुना। एक शख्स उसके हाथ से बैट छीनकर दूर फेंकता हुआ बोला, चल आज आंखों से देख। इनमें से दूसरे ने उसे उसकी गाड़ी के बोनट पर धक्का देकर गिराया। वो फटी हुई निगाहों से उसे देखने लगी। अंदर बैठी बदरा बेबसी से कभी फ्रंट मिरर को थपथपाती तो कभी और अभी साइड डोर को खोलने की कोशिश करती। वो बेबसी से बाहर अपनी बेटी के साथ होने वाली स्कूल बुक का तमाशा देख रही थी। हजारों कतार आंसू बहने लगे। क्या करूं, कैसे बचाऊं अपनी बेटी को इन दरिंदों के चंगल से? इसने कांपते हुए हाथ से हैंडबैग से अपना मोबाइल निकाला ताकि अदराक को मदद के लिए कॉल कर सके, मगर ये क्या, मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से ऑफ था। छोड़ो दो मुझे। तो आदमियों ने उसके दोनों बाजों को काबू कर रखा था और वो उसे मिलकर हरासा करने लगे। हिना की दिलखराश चीख सुनने को सन्नाटे को चीरते हुए दूर दूर तक गूंजने लगी। अल्लाह मदद! बदरा ने आंखें बंद करके दिल से अपने परवरदिगार को मदद के लिए पुकारा। बज़िल जब सुबह हिना को इसके घर ड्रॉप किए वापस जाने लगा था तो फ़ोन पर आई मुसलसल कॉल ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ जाने मजबूर करवाई। उसके एक बिजनेस डीलर की कॉल थी। आज ही मीटिंग के लिए गया था, इसलिए वो अभी तक इसी शहर में था। मीटिंग अटेंड किए वो वापस जाने वाला था कि उसे मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। उसने गाड़ी का रुख सामने सुनाई देने वाली चीखों की तरफ मोड़ा। सामने का मंजर देखकर उसकी भौंरी आंखों में से शरारे फूटने लगे। शोलों की माने दहकती हुई सुर्ख आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो गाड़ी रोकते हुए उसकी तरफ आया। उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ बैट दिखाई दिया। वो उसे उठाकर उसकी तरफ बढ़ा हुआ इस पर झुकते हुए शख्स की कमर पर जोरदार ज़रब लगाए कि वो तड़पता हुआ पीछे हुआ। इन सब ने बजर पर यकमुश्त हमला किया, मगर उसने किसी को भी तो बैट से मारा और किसी को टांग मार कर गिराया। बदरा मुकाडी में बैठी यूँ अचानक इतने सालों बाद बजर को सामने देखा हैरान हुई। जिस इंसान ने कल उसकी इज्जत के साथ खेला चाहा, आज वही उसकी बेटी की इज्जत पामाल होने से बचाने के लिए लड़ रहा था। बारी बारी सब उसे पीटते हुए अपने जख्मी जिस्म को सुलाते हुए भाग निकले। बज़ल ने अपना कोट उतारकर हिना के शानों पर पहनाया जहाँ से शर्ट फटी चुकी थी। वो इस वाक़ये के ज़ेरे असर नज़रें झुकाए पूरी तरह लजक रही थी। आओ मेरे साथ, गाड़ी में बैठो। वह इस हादसे के बायस उसकी हालत समझते हुए उसे अपनी गाड़ी तक लाया और अंदर बैठाया। वो ममा उधर गाड़ी में। वो फ़कत इतना ही कह पाई। बज़ल ने सामने खड़ी गाड़ी में देखा तो बदरा थी। वो बिना पलके झुकाए उसे देखने लगा। वही दिलकश चेहरा अभी भी बिल्कुल वैसा ही था, बस उसे गुजरते हुए वक़्त ने उसके बालों में कहीं की चांदनी बिखेर दी थी। वो नज़रें फेर गया और नज़रें नीचे झुकाए गाड़ी की तरफ बढ़ा ताकि दरवाज़ा खोल सके, मगर डोर तो लॉक था। उसने घुमाया मगर नहीं खुला। गाड़ी की चाबियाँ कहाँ हैं? वो पलटकर हिना के पास आया और उससे पूछा। उसने अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डालकर टटोला, नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहाँ गिर गई। फजल ने वही बैट पकड़कर साइड के शीशे पर मारा। छन के साथ की आवाज़ के साथ शीशा टूटकर
रेजा रेजा हो गया। वो अनगिनत किरचियों में मुनकस हुआ। बदरा डर के मारे थोड़ा सा पीछे को खिसकी। बदल ने लोग तोड़कर दरवाज़ा ओपन किया तो वो बाहर निकली। चलें आपको घर छोड़ दूँ, बदल की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। मैं कैसे इस इंसान पर यकीन कर सकती हूँ जिसने सालों पहले मुझे वो शदीद परेशानी का शिकार हुई। यहाँ ज़्यादा देर तक खड़े रहना खतरे से खाली नहीं, प्लीज़ चलें। वो कहता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा और जाकर गाड़ी स्टार्ट की। और इस वक्त उसकी मदद लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो खुद से बोली। वो उसकी तकलीद में चलते हुए जाकर पिछली सीट पर हिना के साथ बैठ गई। वो इसका सा अपने शानों पर रखे उसके बाल सुनाने लगी। हिना ने नम आंखों से अपनी माँ को देखा। दोनों की आंखों में नमी हलकोरे ले रही थी। बदल ने ड्राइविंग के दौरान फ्रंट मिरर के पीछे देखा। दोनों बिल्कुल एक जैसी थी। एक मशरक तो दूसरी मगरब, ड्रेसिंग के हिसाब से। एक के चेहरे पर हल्की सी झुर्रियाँ तो दूसरी की जल्द में शिफ्टगी और तरोताज़गी, मगर अब वो भी मुर्तज़ा सी दिखाई दे रही थी। न्यू वर्जन, वो दिल में बोला। उसने सर झुकाकर गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। बदरा की तसल्ली अमेज़ अंदाज से वो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। कुछ ही देर में वो घर के सामने थे। पहले तो बदरा हैरान हुई कि बदल को कैसे पता चला घर का एड्रेस, मगर फिर दराक के बारे में सोचते हुए वो बात भूल गई। इधर दराक और देदारा जवान दोनों के अभी तक घर वापस न आने पर परेशान होकर उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आ रहे थे। किसी और की गाड़ी से बदरा और हिना को निकलते देख खटके। ऊपर से हिना के चेहरे का जर्द रंग उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। बदल बाहर निकलकर खड़ा हुआ तो दराक को सामने खड़ा पाया। जबकि बदल को देखकर दराक के चेहरे पर सर तासरात उभरे। डैडा, वो कहकर भागती हुई दराक के गले लगी। बदरा भी चलती हुई दराक के पास गई। दराक ने बदल के चेहरे पर कर्व के आसार नुमाया देखे तो उसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से डूबकर उभरा। दराक एक बाजू के आसार में हिना को तो दूसरे बाजू के आसार में बदरा को ली खड़ा था। क्या हुआ बदरा, बताओ मुझे, दराक ने बदरा की तरफ देखकर पूछा। बदरा सहमे हुए अंदाज में मुनासिब अल्फाज का चुनाव करते हुए सारी बात बताने लगी। दराक के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। वो जब्त की शिद्दत से मुठ्ठियाँ पीछे सब सुन रहा था। दरीदा की भी हालत दरीद की भी हालत दराक से कुछ मुख्तलिफ ना थी। दिल तो कर रहा था कि इन भेड़ियों को आग लगा दे। बदल को वहीं मजीद खड़ा रहना मुनासिब नहीं लगा। वो वापस जाने के लिए रुके। हिना ने बदल को आवाज़ दी। वह सर्द तासरात लिए पलटा। शुक्रिया। इससे पहले कि हिना कुछ कहती दराक बोल उठा। वो यही समझा कि हिना ने उसे शुक्रिया अदा करने के लिए रोका है। नो नीड, इट्स ओके। उसने वहीं खड़े हुए स्पाट लहजे में कहा। हिना भागती हुई बदल के पास आई। दराक, दीद और बदरा तीनों के रंग फक हुए। हिना को बदल का हाथ पकड़े देखा। क्या कर रही हो, होश में आओ, छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे हैं। बदल ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है, वो दराक की तरफ देखकर बोली। दराक खामोश था मगर कड़े तेवरों से उसे देख रहा था। डैड, मुझे बदल से शादी करनी है। दराक को बदरा के सर पर तो जैसे सातों आसमान टूट पड़े। वो उनकी बेतुकी बात सुनकर बकवास बंद करो, चलो अंदर। दईद ने हिना की कलाई खींचकर उसे अंदर ले जाने की कोशिश की। भैया छोड़ो, मुझे बात करनी है मुझे। वो अपने भाई की मजबूत ग्रिप से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दराक ने खुद पर काबू किया और अपना हाथ उस पर उठाने से गुरेज बरता। सफ़े मुखालिफ पर हाथ उठाना उसकी सरगश में शामिल ना था। ये तो फिर उसकी लाडली बेटी थी। वो इस पर हाथ तो ना उठा पाया मगर कई तेवरों से उसे घूर रहा था। बदरा आगे बढ़ी और उसकी फजूल बात पर उसके मुँह पर जोरदार तमाचा रस किया। वो अपने जलते हुए गाल पर हाथ रखे वह यकीनी से अपनी माँ की तरफ देखने लगी जिसने हमेशा उसे फूल की तरह रखा था और आज उस पर हाथ उठाया। बदर अफरीदी ने वहाँ से फिलवक़्त चले जाना ही मुनासिब समझा। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया जबकि दलील अब से बाजुओं से खींचता हुआ अंदर ले गया और उसके कमरे में जाकर पटकने के अंदाज में छोड़ा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हें अपनी और उसकी उम्र में फ़र्क नज़र नहीं आता? तुम्हारे बाबा की उम्र क्या है वो, और तुम जानती भी हो उसे, वो बंद आवाज़ से बोला। भैया तुम्हें पता है ये वही है जो बचपन से रोज़ मेरे ख्वाब में आता है। बदरा जो कमरे में दाखिल हुई हिना की आखिरी बात सुनकर ठटकी। दे, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं देखती हूँ इसे, बदरा ने स्पाट लहजे में कहा। दीद एक खफी भरी निगाह उस पर डालकर लंबे लंबे ढक भरता हुआ बाहर निकल गया।
हिना ने नाराज़गी से अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ फेरा। उसे ताज़ा ताज़ा पड़ रहे थप्पड़ पर नाराज़गी थी। शर्म नहीं आती अपने बाप और भाई के सामने अपनी शादी की बात करते हुए? ऐसी तरबियत दी है मैंने तुम्हें? बदरा ने तल्ख अंदाज में पूछा। मैं पहले भी डैड से हर बात करती हूँ, तो शादी की बात करने में क्या कैसी कबाहत? मैं चाहती हूँ बदल को। नहायत अफसोस की बात है, तुमने मेरी ज़िंदगी भर की इजाज़त मिट्टी में मिला दी। इतने बड़े हैं वो तुमसे। मैंने कभी कज़न होने के बावजूद भी आज तक उसका नाम नहीं लिया, और तुम कैसे बेधड़क तरीके से नाम ले रही हो? अदब लिहाज सब भूल गई हो मामा। प्लीज़ डैडा को मना लें, मुझे इसी से शादी करनी है। वो मैंने तो मेरे अंदाज में बोली। मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ? तुम अभी भी वहीं अटकी हुई हो। सारी गलती हमारी है जो हमने तुम्हें इतनी छूट दी है कि तुम हमारे ही मुंह को आ रही हो। मामा प्लीज़ बाबा बात को समझने की कोशिश करें। मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। उसके कह लहजे में तड़प थी। इस टॉपिक पर हम फिर बात करेंगे। सबसे पहले अपने ये बेहुदा कपड़े तब्दील करो। मैं अभी तुम्हें अपनी शलवार कमीज़ ला कर देती हूँ, वो पहनो। आज के बाद तुम मुझे जीन्स में नज़र ना आओ। मामा ये क्या बात हुई? मैं शुरू से ही जीन्स पहनती हूँ। डैडा ने भी मुझे कभी मना नहीं किया, फिर अब क्यों? असल में तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे नखरे उठाकर तुम्हें ख़राब कर रखा है। हर बाप के लिए उसकी बेटी की शहज़ादी होती है, और उसके हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करना वो अपना फ़र्ज़ समझता है। तुम्हारे बाबा ने भी आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, बिना कहे सब कुछ फराहम किया है, बेलौस मोहब्बत की है। बदले में तुमने क्या दिया उन्हें? घटिया इंसान के सामने अपना बाप को रुसवा कर दिया। मामा ऐसा मत कहें उसे। बादल ऐसे नहीं है, आप उन्हें गलत समझ रही हैं। मैं आपको बताती हूँ सच्चाई क्या है। मामा वो आपसे सच में मोहब्बत करता है, आपके साथ गलत नहीं करना चाहता था, मगर नशे में उसने वो सब हुआ, और उन्हें इस बात का बहुत पछतावा है भी है। हिना ने डायरी में पड़ी हुई सारी तफसील उसके गोशवार की। बदरा उसके मुंह से सारी सच्चाई सुन हकदक रह गई। क्लोज दिस टॉपिक। हिना मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो रुखे अंदाज में बोली। हाँ, और मेरी एक और बात ध्यान से सुन लो। ना तो अब तुम कहीं अकेली बाहर जाओगी, और ना ये ड्रेसिंग करोगी। जहाँ भी नामहरम मर्द देखो, उससे उलझने की बजाय अपना रास्ता तब्दील कर लो। एक लड़की के लिए उसकी अजमत की हिफाजत से बढ़कर और कुछ नहीं। मामा चाहे वो किसी भी बेबस लड़की के साथ कुछ भी कर रहा हो, तुमने इस बेबस लड़की की जान बचाई थी ना, तो क्या हुआ? बर वक़्त पड़ने पर वो अपनी जान और इज़्ज़त और जान बचाकर भाग निकली। यहाँ तो नेकी का ज़माना नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी लड़की की इज़्ज़त मत बचाओ, मगर ये कह रही हूँ कि अपनी इज़्ज़त पामाल होने से बचाओ। इस माशरे के मर्द भूखे भेड़िए की तरह घूम रहे हैं। जहाँ भी उन्हें मांस नज़र आए वो चिपट पड़ते हैं। यहाँ पर ना तो कम उम्र बच्चियाँ महफूज हैं, ना ही नौजवान। बल्कि बल्कि कुछ खबरों में तो मैंने सुना है कि कम उम्र बच्चियों के अलावा कम उम्र बच्चे भी महफूज नहीं। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। एक खबर मैंने तो 4 मर्दों ने एक बकरी के साथ कहते हुए उसके अपने कानों को हाथ लगाए। पहले दौर में बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगो कर दिया जाता था। आज के दौर में भी लोग बेटियों को पैदा करके डरने लगते हैं, जाने क्या कब किस वक़्त कुछ हो जाए। अल्लाह पाक सबकी बेटियों की इज़्ज़त को महफूज फरमाए, आमीन। और ऐसे दरिंदों को भी हिदायत दे, और हिदायत ना पाने वालों को इबरत का निशान बना देना चाहिए। तुम खूब खुशकिस्मत थी जो बच गई, वरना हर लड़की की किस्मत तुम जैसी नहीं होती। न जाने खुदा को हमारी कौन सी नेकी पसंद आई जिससे तुम्हें महफूज रखा। मैं तो अपने परवरदिगार का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ। तुम्हारे साथ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाई थी। तुम एक माँ की लाचारी और बेबसी से बेखबर हो। तुम्हें क्या पता मेरे दिल पर इस वक्त क्या बीत रहा था? कहते हुए बदरा ने हिना की तरफ देखा। दोनों की आंखों से आंसू तवातर रुआं थे। वो दोनों एक दूसरे के गले लगी और अपना गम बांटने लगी। बदरा ने उसका सर तकिए पर रखा और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। कुछ ही देर में हिना रोते हुए नींद की वादियों में उतर गई। वो कंफर्टर में दबे सो रही थी। कमरे का माहौल ख्वाबनाक था। जब एक बेचैनी और शराब ने उसको अपनी लपेट में लिया, मैं लेना शुरू किया। पशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे बूंदे नमाती बाजू भी हरकत में आए, और जोर से वो सर को तकिए पर दाएं से बाएं चीख रही थी। नहीं नहीं बदल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाथ दो मुझे अपना। उसकी बड़बड़ाहट बुलंद हो रही थी। वो रोते हुए बो रही थी। बदरा जो अभी कुछ ही देर पहले सोचों में गुम जाने कब से उसके पास ही सो गई थी, उसे पता नहीं चला कि न की नींद में बड़बड़ाहट से उसकी नींद में खलल पड़ रहा। मुझे छोड़कर मत जाओ, उसकी तरफ ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी। हिना क्या हुआ है बताओ? बदरा ने उसका कंधा हिलाकर उसे जगाने की कोशिश की। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी।
पसीने से उसका वजूद शराबूर था। हलक सूख गया था। आंखों से मुतवातर आंसू बह रहे थे। मामा, बदल को बचा लो, उसे कुछ हो जाएगा, मुझे उसके पास जाने दो, उन्हें मेरी ज़रूरत है। बजरा के हाथों को हाथ थाम कर इल्तिजा आया नज़रों से कह रही थी, हिना ये तुम क्या कह रही हो? ज़रूर तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। कुछ भी नहीं है, ना कुछ होगा। शाबाश, चुप कर जाओ। बदरा ने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया और उसे हया से पचकार कर चुप करवाने की कोशिश की। माँ का सहारा पाकर वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। बदरा का दिल उसकी हालत पर कटा। वो उसके बहते हुए आंसू पोंछकर उसे तसल्ली देने लगी। कुछ ही देर में उसकी हालत में बेहतरी आई तो वो फिर से सो गई। बदरा लाइट बंद किए बिना आवाज़ की कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि उसकी नींद में खलल ना पड़े। हिना के कमरे में किसी को भी मौजूद ना पाकर अपनी आंखें वार की। साइड पर आखिर लैंप की रोशनी में उसे सब वाजिया तौर पर दिखाई दे रहा था। वो ऐसी से अपने ऊपर से कम्फर्टर हटाए नीचे उतरी और पाँव में जूता फंसाए चलकर कब्र तक गई। वहीं बदरा का ब्लैक ड्रेस निकालकर पहना बाहर निकलकर स्टोर रूम से ही पुराने कपड़ों में से अपने गिर्द बड़ी सी गर्दाना शाल लपेट कर इधर उधर को आधे चेहरे को ढांप लिया। आंखों में डार्क ग्रीन कलर के गॉगल्स, इर्द गिर्द नगार दोहराई, मगर पूरे घर में इस वक्त खामोशी और अंधेरे का राज था। वो धीमी रफ्तार से चलती हुई बाहर आई और गाड़ी लिए घर से निकल गई। वो इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए तकरीबन मर्दाना अंदाज अपनाए हुए थी, ताकि किसी को उसके लड़की होने पर शक ना हो। सर्दी का मौसम होने की वजह से उसके शाल और मफलर इस तरह लिपटने से किसी को शक भी नहीं हुआ। रास्ते में ही उसे फजर की अजान भी सुनाई दी, मगर वो रश ड्राइविंग करते हुए बस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने ही वाली थी। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। परिंदों के गोल अपनी खुराक की तलाश में अपने घोंसलों से निकल चुके थे और आसमान पर उड़कर इस खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। हरे भरे दरख्त लहलहाकर खुदा की हम्द व सना करने में मशगूल थे। वो सारा रास्ता अपनी और बज़म की सलामती की दुआएं मांगती रही। दिल अजीब खौफ और वसवसे में मुब्तला था। वो डरे दिल और सहमे हुए अंदाज में ये सफ़र अकेले तय कर रही थी। थोड़ी देर में सूरज ने आसमान का पर्दा चाक किया और अपनी सुनहरी किरणें हर सू बिखेर दी। अब सूरज अपने पूरे आबोताब से चमक रहा था। पहले वहां पहुंचते हुए धूप तकरीबन सर पर चढ़ आई थी। हिना ने घर के बाहर गाड़ी रोकी। गेट पर ही ड्राइवर प्लस गार्ड फैसल मौजूद था, जो गाड़ी को चमकाने में मसरूफ़ था। वो अपना चश्मा शाल मफलर अंदर कार में फेंक कर बाहर निकली और अंदर को बढ़ी। बीबी जी, आप फिर यहाँ? वो हैरत अंगेज लहजे में बोला। दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर जाना है। वो स्पार्ट अंदाज में बोली, मगर खोलते हो या बदल से तुम्हारी शिकायत लगवा कर आज ही तुम्हें वहाँ से फारिग करवा दूँ? अच्छे से जानते हैं वो मुझे। चलो जल्दी करो। वो उसे अटल लहजे में धमकी देकर बोली। जी अच्छा। पहले तो वो कुछ मखजे का शिकार हुआ, मगर अब ये सच हुआ जो इस लड़की ने कहा तो वो कहीं अपनी नौकरी से हाथ धोना बैठे। इसी तरह से उसने हिना की बात मानकर गेट खोल दिया तो वो बेखौफी से अंदर दाखिल हुई। सीढ़ियाँ बूट करते हुए वो ऊपरी मंजिल पर आई जहाँ उसका कमरा था। इसने धीरे से नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला। कमरा नीम अंधेरे तारीकी में डूबा हुआ था। शायद वो भी देर रात घर पहुंचा था, इसीलिए अब तक सोया हुआ था। हिना ने उसके करीब आकर उस चेहरे पर नज़र डाली और उसे सही सलामत देखकर सुकून का सांस लिया और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। वो बिस्तर पर उसके करीब बैठे उसे नहाने लगी। वो जो गहरी नींद में सोया था और अपने करीब किसी की मौजूदगी को महसूस करके अपनी नींद से बोझिल आंखें खोलकर देखा तो हैरत की इंतहा न रही। वो उसके बिल्कुल करीब, उसके बिल्कुल सामने मौजूद थी। वो भी इसी ड्रेस में, सर पर दुपट्टा ओढ़े, बिल्कुल बदरा का रूप लिए, जैसे आज से सालों पहले की गुजरी रात एक बार फिर लौट आई हो। उसकी बोझल आंखें पल भर में पूरी खुली। वो कोई ख्वाब न था, वो सच में उसके सामने थी। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसे फिर से यहाँ देखकर उसका खून खोलने लगा। इस बार वो खुद पर काबू न रख सका और एक जानदार किस्म का थप्पड़ उसके गाल पर मारा। ये कि वो दान पान सी लड़की लहराती हुई बिस्तर से नीचे फर्श पर गिरी। वो बेयकीन डबडबाती हुई नज़रों से उसे देखने लगी, जिसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ रही है, अपनी इज्जत और जान की परवाह किए बिना सिर्फ उसकी खैरियत जानने यहाँ तक पहुँची। उसी ने उसकी दिली जज्बात को मजबूर कर दिया, पल भर में वो दो कौड़ी का कर दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फिर से मेरे घर में मेरे कमरे तक आने की? इस रूप में खुद डालने का मकसद? क्यों एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी को अज़ाब में मुब्तला करना चाहती हो? पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो तुम मेरा? कहर बार निगाहों से देखकर कहता हुआ इस वक्त अज़ियत के आखिरी मराहिल में सरगर्दा था।
बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को। क्यों एक बार फिर से मुझे तोड़ना चाहती हो? इस बार मुझ में हिम्मत नहीं, मैं नहीं संभल पाऊंगा खुद को। वो अपने सर के बालों को अपनी ही मुट्ठियों में जकड़ कर बोला। वो गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल कर चुका था। पास रखा अपना मोबाइल उठाया। अपने वालिद का नंबर बताओ। वो अपनी हल्की सब्ज आंखों से ख्वाब जो अब सुर्खी माइल दिखाई दे रही थी, उससे उसे देख रही थी। आंखों में हजारों शिकवे हलकोरे ले रहे थे। नंबर बताओ। मगर वो नज़रअंदाज करते हुए बोला, कम धारा ज़्यादा। इसका दिल सहमी हुई चिड़िया की मांझे रुक कर फिर से धड़का। वो उसे लड़खड़ाती हुई आवाज़ में नंबर बताने लगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाराक ने अनजान नंबर देखकर उठाया तो लिया था, मगर जनबी अंदाज में कहा, जी कहिए कौन है आप? दाराक ने पूछा। वह बज़ल आफरीदी, आपकी बेटी मेरे पास है, मेरे घर में। क्या? उसकी आंखें हैरत की जाती से उबल पड़ी। वो जो अभी डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ते के लिए बैठा ही था, बदरा डाइनिंग टेबल पर इशारे के लवाजमात चुन रही थी। दरीद भी वहीं मौजूद था। उसकी मशहूर आवाज़ पर दोनों ने ही दरा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से के असर नुमाया थे। वो अपनी मर्जी से खुद यहाँ आई है। तुम आकर उसे यहाँ से ले जाओ, मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ। बज़ल ने दो टोक बात किए फ़ोन रखा। दाराक ने फ़ोन से पेशतम बाहर की डाल दी। क्या हुआ है? कुछ बताएंगे मुझे? बदरा उसके पीछे लपकी। क्या हुआ बाबा? दारीद भी उसके पीछे हो लिया। उसने आंखें बंद कर के गहरी सांस ली और पीछे मुड़ा। हिना बज़ल के घर पे है। वो ये अल्फाज उसके कैसे कहे, ये सिर्फ उसका दिल ही जानता था। बदरा अपनी बेखबरी पर पशेमान हुई। दाराक अपनी गाड़ी में बैठा तो बदरा और दारीद भी उसकी तगीन में गाड़ी में बैठे। सारे रास्ते वो अपनी पेशानी को मसलते हुए परेशान रहा। कनपटियों की रगें सोचने के बायस उभरी हुई थी। दिमाग अजीब खोलन का शिकार था। बदरा और दीद का हाल भी हिना की हरकत पर दराक से कुछ कम मुख्तलिफ न था। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे इस दुनिया में भेजने का क्या मकसद है खुदा का? वो अपनी जगह से उठकर भरपूर बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर उसके मुकाबले बज़ल ने सर उठाया और उसकी तरफ कारदार नज़रों से देखा। अल्लाह ताला चाहे तो मुझे कोई भी शक्ल सूरत दे देते, इस वाहिद ज़ात के। बस मैं क्या नहीं। बेशक है वो हर चीज़ पर कादिर है, मगर इस पाक ज़ात ने मुझे बिल्कुल मिनीमान जैसी शक्ल से नवाजा। क्यों ये जानते हैं? मैं बताती हूँ आपको। हम जो दुआएं करते हैं उसके पाक ज़ात से, वो या तो उन दुआओं को सुनकर उनका दर्जा अता कर देता है, या उन्हें आखिरत के लिए महफूज कर लेता है। और आपकी दुआओं में इतनी शिद्दत थी कि उसने मेरी माँ को तो नहीं दिया आपको, क्योंकि वो पहले ही किसी और के मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। उनके बदले उन्होंने मुझे बनाकर आपको आपकी दुआओं का तोहफा अता किया है। आपको आपके सब्र का फल मिल रहा है और आप खुदा के नाम से इनकार कर रहे हैं। झूठ बोलती हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी बातों से मुनहरफ हुआ। तो फिर क्यों मुझे हर वक्त सिर्फ आप दिखाई देते हैं अपने ख्वाबों में? क्यों मेरा दिल होश संभालने के बाद सिर्फ आपके लिए धड़कने लगा? बताएं, इस बात का कोई जवाब है आपके पास? आप नहीं मानते ये सब, तो इसमें मेरा नहीं आपकी नज़रों का कसूर है। खामोश हो जाओ। तुम्हारे वालिदैन पहुँच जाएँ तो उनके साथ वापस चली जाना, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। वो दिल पर पत्थर रख कर बोला। वो इस लड़की को कभी भी इन खाकदार रास्तों पर घसीटना नहीं चाहता था जिनका वो खुद मुसाफिर था। वो पछताएंगे आप, मगर तब मैं नहीं रहूँगी। जितना भी बुलाएंगे मैं कभी भी लौट कर नहीं आऊँगी। वो डूबते दिल से बोली। बज़ल गुस्से भरी निगाहों से उसे देखते हुए तनफन करता रूम से बाहर निकल गया। वह शिकस्ता वजूद लिए वहीं रह सी गई। बस अफरीदी लॉन्च में मौजूद था जब बदरा और दीद वहां पहुंचे। तीनों के चेहरे बेतासर थे। बज़ल भी खामोश था। हादिया मुलाज़िमा ने चाय सर्व की। दराक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हादिया, उसे बुला कर लाओ। बज़ल सपाट अंदाज में बोला। कुछ देर बाद हिना सुस्ते हुए चेहरे से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के मीठे से निशान थे। बदरा ने उसे अपने पुराने वही स्याह जोड़े में देखा तो अपनी जगह से हिलकर रह गई। अपनी बेटी की हालत पर दराक इस कदर शर्मिंदा दिखाई दे रहा था कि बज़ल के सामने बोलने की हिम्मत खुद में मफकूद पा रहा था। आज इसकी बेटी ने तनहा यहाँ आकर उसका सर शर्म से झुका दिया था। हिना ने अपने डैडा की तरफ बमुश्किल नज़रें उठाकर देखा, जिसकी आंखों में खौफ की शर्मिंदगी, उसके मान तोड़ देने का एहसास। जाने क्या कुछ रकम था
ये असर हुआ था तुम्हें मेरी बातों का। बदरा अपनी जगह से उठकर तलख लहजे में गोया हुई। सिसु, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों किया तुमने ऐसा? दरिद भराए हुए लहजे में उससे फुसफुसार करने लगा, जो उसी का जुड़वा भाई था। आपकी वजह से मैं अपनों के सामने रुसवा हुई। अब मैं आपके पीछे कभी नहीं आऊँगी। जाएं जिए अपनी ज़िंदगी वैसे भी जैसे आप तन्हा जीते आए हैं। अब आप खुद मेरे पीछे आएंगे, मेरी बात याद रखना। वह पुख्ता लहजे में कहती हुई वहाँ से बाहर निकल गई और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। दरा को बदरा अपनी गाड़ी में बैठे, जबकि बदर वाली गाड़ी में अब दरी ड्राइव कर रहा था। वह सब वापसी के रास्ते पर गामजन हुए। इसी वाक़ये को एक हफ्ता गुजर चुका था। घर में अभी भी यासियत भरा माहौल था। हिना कॉलेज जाना तर्क कर चुकी थी। सारा दिन घर में कमरे में बंद रहती। हफ्ता हो चुका था। उसने ज़िद पर कायम थी। बदरा भी उससे खफा थी। 2-3 दिन तो उसने हिना को इसके हाल पे छोड़ दिया। वो भी नाराज़ थी इससे, मगर जब वो चौथे दिन भी कमरे से बाहर नहीं निकली तो उसे तशवीश लाहक होने लगी। मिलाकर वो उसके कमरे में दाखिल हुई। हिना अभी तक उन्हीं स्याह कपड़ों में मलबूस थी जो मंजिले से दिखाई देने लगे थे। अब वो औंधे मुँह लेटी नीम बेहोश सी थी। बदरा ने उसका सर अपनी गोद में रखकर उसके गाल थपथपाकर उसे उठाना चाहा। फिर पास पड़ा पानी मुट्ठी में लेकर उसके छींटे उसके मुंह पर मारे तो वो कुछ होश में आई। फिर पानी का गिलास भरकर उसके मुंह को लगाया। बाहर से जाकर सैंडविच बनाकर लाई और ज़बरदस्ती उसके नाना करने के बावजूद भी उसे खिलाया ताकि उसके नाराज वजूद में जान पड़े। आज 7वां दिन था। वो वहीं लेटे हुए छत को घूर रही थी। बदरा ने उसके करीब आकर उसे उठाना चाहा। हिना बाहर आओ और अपने बाबा से माफ़ी मांगो, मगर वो अपनी जगह बेसुध लेटी रही। बदरा ने उसे बेसुध सा देखा तो उसके पास आई। उसके सुर्ख होते हुए चेहरे को देखकर उसकी पेशानी को छुआ, जो अंगारे की मारे बुखार की शिद्दत से दहक रही थी। उसे तो बुखार है, वो हल्की सी आवाज़ में खुद से कहने लगी। बदरा ने बाहर जाकर दराग को उसकी हालत से आगाह किया तो दराग और दीद दोनों उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने पहले तो उसके तेज़ बुखार को कम करने की ट्रीटमेंट शुरू की। फिर जब शिद्दत कम हुई तो उन्होंने पेशेंट की हालत को देखकर उन्हें बताया कि वह ज़हनी तनाव का शिकार है। इसका खास ख्याल रखा जाए। हिना की हालत में बेहतरी आते ही वो उसे घर लेकर आ गए। किनोई उसकी हालत को लेकर परेशान थे, मगर उसकी बेजा ख्वाहिश पूरी करना भी उनके बस में ना था। इस अफसुदा माहौल में हर कोई एक दूसरे से नज़रें चुराए घूम रहा था। हिना को बुलाओ, उसे को हमारे साथ डिनर करे। दराक ने दीद से कहा। थोड़ी देर में दीद और हिना आते हुए दिखाई दिए। दराक ने अपनी लाडली बेटी के चेहरे को पर देखा। जहाँ हमेशा मुस्कुराहट सजी रहती थी, आज वो लब आपस में बाहों सख्ती से पहुँचते। आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमायाँ हो रहे थे। सख्त सेहत भी पहले जैसी नहीं रही थी। चेहरे की ताजगी गायब थी और उसकी जगह अब जर्दियाँ घुलती हुई लगी। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर दराग का दिल डूब कर उठ पड़ा। इतनी सी उम्र में ये कैसा रोग लगा बैठी है। वो खुद को के दुनिया जहाँ भुला दिया। ना अपनी ख्वाहिश है, ना अपनी होश है, ना किसी की। वो खाने के लिए बैठ तो गई थी, मगर चावलों की प्लेट में खाली चम्मच घुमाती जा रही थी। अभी तक एक भी बाइट मुंह में नहीं डाली थी। दराग का सारा ध्यान उसी की हरकत पर था। ठीक से खाना खाओ। नाराज़गी का आंसर अभी भी नुमाया था, मगर फिक्र भी थी। भूख नहीं है डैडा। वो लाख खुद पर जब्त के बंधन बहाने की कोशिश कर रही थी, मगर आंसू बहलाकर झलक की पड़े वो भागती हुई वापस अपने रूम में चली गई। इधर दूसरी तरफ बदल अफरीदी का हाल भी हिना जैसा ही था। जब से वो गई थी उसका चैन करार सब लूट कर अपने साथ ले गई थी। एक पल के लिए भी उसे सुकून मैसर नहीं हुआ। वो अकेला घर में बुलाया फिरता। बिजनेस की भी कोई होश ना थी। हिना के आखिरी अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। खुदाई अनाम, कभी वापस नहीं आऊँगी। वो सर थामे घंटों उसी के बारे में ना चाहते हुए भी सोचने लगा था। पहली बार भी इसी चेहरे से मोहब्बत हुई। दूसरी बार भी वो खुद से बोला, मैं इसका दिल दुखाकर खुद भी सुकून से नहीं रह रहा। क्या करूँ मैं? जितना उसे भुलाने की कोशिश करता इतनी शिद्दत से वो याद आने लगती है। क्यों आई मेरी ज़िंदगी में तलातुम बर्पा करने? एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी में भूचाल आ गया। सब तहस नहस हो गया। वो ड्रेसेस पर पड़ी परफ्यूम की बोतलें एक हाथ मारकर नीचे गिराते हुए ज़ोर से गिराया और फिर खुद को नॉर्मल करने के लिए वापस बिस्तर पर आकर लेट गया और उसके बारे में सोचने लगा। आंखें बंद करता तो उसकी शिकवा किनार दबदबाती हुई आंखें दिखाई देती। आंखें खोलता तो भी सिर्फ वही दिखाई देती। वहाँ पास ही पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाया, फेसबुक पर लॉगिन किया। हिना दराक अली के नाम से आईडी सर्च की। कुछ देर की मेहनत से बेखबर वो उसकी आईडी ढूंढने में कामयाब हो गया। उसके हाथ और कलाई की डीपी लगी हुई थी। बेजल ने उसे उसके मखसूस कलाई में मौजूद बैंड्स की वजह से पहचाना। वहाँ से आईडी में मैसेज किया, हिना
बदरा भी कुछ देर पहले ज़बरदस्ती उसे सूप पिलाकर कमरे से बाहर गई थी कि फ़ोन पर नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनकर हिना ने अपने पास पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उठाया और उसे खोलकर देखा। किसी अनजान आईडी से मैसेज वसूल हुआ। उसने डीपी खोलकर देखा। सामने ही वो अपनी शानदार पर्सनैलिटी समेत पूरे तलातुम से बरजमा था। बज़ल की दिल मोह लेने वाली तस्वीर देखकर वो उसे आंखों के जरिए अपने दिल में उतारने लगी। बज़ल ने देखा वो ऑनलाइन थी और उसका मैसेज देख चुकी थी, मगर कोई भी जवाब वसूल नहीं हुआ। मैं क्या इसी की तरह बचकाना हरकत कर रहा हूँ। मुस्कुराकर खुद से हमकलामी हुआ। उसके बारे में सोचते हुए ही उसके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। इस दीवानी ने मुझे भी दीवाना बना दिया है। मुझे डायरेक्ट दराक से बात करनी होगी, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। उसने अपने कॉल लॉग में से दराक का नंबर सर्च किया, फिर कॉल मिलाई। दूसरी ईमेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। दराक में इससे पहले कि वो बात शुरू करता, दराक बोल पड़ा, मैं जानता हूँ तुम बज़ल अफरीदी हो, आगे बोलो क्या काम है, क्यों कॉल की। मैं दरअसल इस मामले में खुद से बात करते हुए है अब उसे पहली बार हिचकिचाहट का सामना करना पड़ा। मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ रिश्ते के सिलसिले में, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। मिलाकर उसने कह दिया। दराक को बज़ल से इस बात की कतई तवक्को न थी। बदरा जो पास बैठी सब सुन रही थी, क्योंकि फ़ोन का स्पीकर ऑन होने की वजह से आवाज़ बाहर आ रही थी। दराक के हाथ पर अपना हाथ रख गई। दराक ने हैरान कौन नज़रों से उसे देखा। बदरा ने हामी वाले अंदाज में आंखें चिपकाई। वो मुतफक्कर अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा। वो जो इनकार करने वाला था बदरा को देखकर रुका। बुला लें उसे। ये तुम क्या कह रही हो? वो मोबाइल के स्पीकर पर हाथ रखकर आहिस्ता आवाज़ में बोला, बाद में बताती हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ, फिर मिलकर बात करेंगे। दराक ने बज़ल से कहकर कॉल काट दिया। बताओ। वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो। आप अपनी बेटी की हालत तो देख रहे हैं, वो किस हाल में है। पढ़ना, खाना पीना, सोना, ढंग से जीना सब छोड़ चुकी है। उसके पीछे वो हमारी मुखालफत मोल लिए कैसे कैसे कदम उठा चुकी है। इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाए और अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ गलत करे, हमें उसकी बात भी सुन लेनी चाहिए। तुम बज़ल की असलियत जानते हुए भी ये सब कह रही हो? और क्या हमारी बेटी के लिए भरी दुनिया में सिर्फ एक वही रह गया है? लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। अपनी से दुगनी उम्र के इंसान से शादी, उसके लिए मैं जल्द ही एक अच्छा रिश्ता तलाश करता हूँ। उसे रुखसत करता हूँ। शादी के बाद खुद ही भूल जाएगी सब कुछ। जो उसकी हालत है और जो उसकी ज़िद है, वो कभी भी किसी और से शादी नहीं करेगी। मैं जानती हूँ उसे अच्छे से। लोगों का तो काम ही है कहना। वो तो किसी हाल में किसी को भी खुश नहीं रहने देते। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो कहा है कि इस सिलसिले में लड़की की राय ज़रूरी जानिए। अगर वो ऐसा चाहती है तो क्यों ना हम उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दें। आखिर उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। हमसे ये शिकायत तो नहीं होगी कि हमने उसकी नहीं सुनी। इस बारे में आपसे बेहतर और कौन जानता है कि मनपसंद जीवन साथी मिल जाए तो तवील ज़िंदगी गुजारना न कितना सहल हो जाता है। अगर जीवन साथी मनपसंद ना मिले तो एक एक पल कांटों पर गुजरता है। मैं इसकी तरफदारी नहीं कर रही, मगर आपको ये सब याद दिलाना भी मेरा फ़र्ज़ है। मैं बज़ल के बारे में सब जानते हुए भी ये कह रही हूँ। मुझे लगता है अब वो पहले जैसा नहीं रहा। या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे और नेक और अच्छे करें। तो मैं तो बस इसके लिए दुआ ही कर सकती हूँ। आजकल माशरे में क्या हो रहा है, हर तरफ जिन लड़कियों की अरेंज मैरिज है, ज़्यादातर वो भी अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं, जबकि जिन लड़कियों की लव मैरिज है वो भी नाखुश है। हम क्यों ना अपनी बेटी की किस्मत का फ़ैसला इस प्यारे रब्बुल आलमीन पर छोड़ दें। वो जो भी करेगा उसके लिए बेहतर ही करेगा। दराक गहरी सोच में डूबा। अपनी हमसफ़र की कही गई बातों के बारे में सोचने लगा, मगर अभी उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई। दराक ने एक और नुक्ता उठाया, आप बज़ल अफरीदी से उस सिलसिले में बात कर लें कि निकाह हो जाए, मगर उसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद होगी। ये तुमने ठीक कहा। दराक उसकी बात पर थोड़ा मुतफिक हुआ। एक बात कहूँ? बदरा ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ कहो ना। आप अपनी बेटी को इतनी जल्दी खुद से दूर नहीं करना चाहते, इसीलिए सारे बहाने बना रहे हैं। दराक उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराने लगा, मगर इस बात पर दलील का क्या रद्द-ए-अमल होगा? बदरा को अपनी बेटी की वजह से तशवीश लाहक हुई। तुम उसकी फिक्र न करो, मैं खुद उससे बात करूँगा। जिस तरह हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की मोहब्बत में हार मानी है, वैसे ही उसे भी अपनी बहन की खुशी ज़्यादा अजीज़ होगी। दराक ने बदरा को तसल्ली दी। बदर घर आया और फिर माइल का ये मामला तय पाया कि एक छोटी सी निकाह की तकरीब रख ली जाए, जिसमें बस ख़ानदान के कुछ अफराद शामिल हो गए। हिना को जब पता चला तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया। क्या वाकई सच में उसके मामा डैडा मान गए? जब दीद ने उसे ये खबर दी कि बाहिर बज़ल अफरीदी ने बात की है और दराक मान गया है, तो उसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई।
मैं तुम्हें बता नहीं सकती दीद भैया, मैं कितनी खुशी हूँ। ये कहते हुए वो उसके गले लगी। दीद ने उसका शाना थपथपा कर उसे अपने साथ का यकीन दिलाया। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि मेरी बहन हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहे। वो उसकी जुदाई का सोचकर ही उदास हुआ तो गुलगेर ऐसे में बोला, भैया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वापस आकर वैसे ही तंग किया करूँगी। दीद मुस्कुरा दिया उससे पहले, जैसे लबो लहजे में लौटे देखते। हिना दिल ही दिल में बहुत खुश थी, मगर उसने दोबारा खुद से फजल से रब्ता नहीं किया था। कल को उसने मेरे जज्बात को ठेस पहुँचाई है। इतनी जल्दी तो माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उसने खुद से सोचा। फजल की तरफ से उसकी इकलौती बहन लीना, उसका जौहर मजराब और उसके बच्चे शामिल हुए। आइज़ और दाइम दोनों उस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, जबकि दराक और बदरा की तरफ से तमर वाकिब तकी उसकी बीवी और उसके बच्चे भी शामिल थे। नहायत ही पुरवकार तरकीब में हिना को हमेशा हमेशा के लिए बज़ अफरीदी के नाम से मंसूब कर दिया गया। बज़ अफरीदी के कद में आकर वह खुशी से भूले नहीं संवारी थी। बाहर लॉन में ही खूबसूरत सा स्टेज बनाकर वहाँ नए जोड़े के बैठने का इंतज़ाम किया गया था। बज़ अफरीदी ब्लैक 4 पीस सूट में मलबूस भूरी शर्ट पर भूरी सी टाई लगाए अपनी भूरी आंखों में वही चमक लिए पूरे शान से बरसमान था। उसकी बरसी लुक उसे सबसे मुनफरिद बना रही थी। वजह तो वह शुरू से ही था, तभी तो उसे एक मॉडलिंग की ऑफर भी हुई थी। उम्र के इस हिस्से में आने के बावजूद भी उसकी शख्सियत दिलों पर छा रही थी। हल्की सी भेड़ में उसकी सफ़ेद रंगत मज़ीद नुमायाँ हो रही थी। कुछ ही देर में अलीना, अदा और बदरा हिना को अपने साथ लिए स्टेज पर आईं। बज़ल ने नज़रें उठाकर अपनी दीवानी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। सुर्ख फरोसी लिबास में उसका नाजुक सा वजूद जगमगा रहा था। वो सेज सज कर कदम उठाते हुए उसके पास आ रही थी। आज उसका चेहरा खुशी के एहसास से तमतमा रहा था। मेकअप ने उसके कुदरती हुस्न में मज़ीद इजाफा करते हुए उसके रूप को तो आशना बना दिया था। वो अपने सजे हुए रूप से उसके दिल की दुनिया तहवला कर चुकी थी। उसने स्टेज पर आना चाहा तो बज़ल ने अपनी जगह से उठकर बड़े अरमान से उसके आगे अपना हाथ पेश किया। वह खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की गंडाने लगी और आहिस्ता से उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। बज़ल ने नरमी से उसका हाथ थामकर अपने साथ बैठने की जगह दी। सब बारी बारी स्टेज पर आकर उन्हें विश दे रहे थे। फिर खाने का दौर चला तो सभी इसमें मसरूफ़ हो गए। अभी तक नाराज़ हो इस दिन के बाद से इन दोनों में कोई रब्ता नहीं था। दोनों में से किसी ने कोशिश भी नहीं की थी। नहीं, वो हौले से मनाई। बज़ल ने अपने हाथ में उसका अनाई हाथ थामकर कहा, आखिर तुमने मुझे मजबूर कर ही दिया ये सब करने पर। वो तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए बोला और इसके हाथ की पूंछ को अपनी अंगूठे से सुहाने लगा। हिना का हाथ पसीने से शराबूर हो रहा था उसके छूने से। उसने बज़ल की गिरफ्त से अपना हाथ निकालना चाहा। मुझे अपनी मोहब्बत पर गरूर था, वो अटल अंदाज में यकीन से बोली। छोड़ें प्लीज़। छोड़ने के लिए तो नहीं थामा, वो भी बाजिद था। अच्छा, फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। हिना ने नज़रें झुकाए हुए कहा कि वो क्या? फजल ने उजबे से उसे देखकर पूछा, आज ही रुखसती हो जाए, मैं रोज़ आपको देखना चाहती हूँ। फजल के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट बिखरी ने की और पूछ वो भी हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मगर मैं तुम्हारे वालिद साहब की यही शर्त थी कि रुखसती तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद होगी। आप क्या मुझे शादी के बाद पढ़ने नहीं देंगे? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मुझे कोई इतराज़ नहीं तुम्हारे पढ़ने से, तो फिर स्टडी मैं कंप्लीट कर लूँगी ना। बात कौन करेगा सुसर जी से? बज़ल वो उसकी तरफ देखकर कुफी से घूरने लगी। जी मेरे ख्वाबों का शहज़ादा, मेरा ड्रीम मैन इतना बुज़दिल होगा मैंने सोचा न था। वो हुंकारा भरकर बोली बज़ल। और बुज़दिल ऐसा नहीं कहीं नहीं लिखा। वो तफ़ाख़ुर भरे अंदाज में बोला था। रकीब का इख्तिताम हुआ तो सब अपने अपने घरों को लौटने लगे। अच्छा सुने, हिना ने उसे पुकारा। ये नका होते ही इतना अदब गज़ल ने उसे सुनने कहने पर छेड़ा। हो ममा ने कहा था अब हमारा रिश्ता तब्दील हो गया तो आपको तमीज़ से बुलाऊं। वो शर्मिंदगी से बोली। ओह अच्छा, मैं भी कहूँ ये एकदम से क्या हुआ जाए, मैं नहीं बोलती आपसे। वो रूठे अंदाज में मुँह फेर गई। नाराज़ मत हो, अब आपकी खुफकी मेरे इस नाजुक से दिल पर बहुत गहरा गुजरने लगी है। बज़ल स्टाइल से दिल पर हाथ रख कर बोला। वो हल्का सा मुस्कुराई। मेरे ड्रीम मैन के साथ मेरी रुखसती भी कुछ डिफरेंट अंदाज में होनी चाहिए। वो हुक्म हल्का ही दिल आपका हुक्म सर आंखों पर। वो इसके थोड़ा करीब झुक कर बोला और फिर वहाँ से निकल कर कहीं चला गया।
थोड़ी देर में ही सब लोग उसे तलाश करने लगे कि अचानक बज़ल कहाँ चला गया। यूँ सबसे मिले बिना ही घर के कुछ अफराद भी वहीं मौजूद थे। थोड़ी देर में ही बज़ल अफरीदी अपने मखसूस सफ़ेद बुराक घोड़े पर बुरी शान से बरजमान हुए उसी की तरफ आया जहाँ हिना मौजूद थी। उसने अपना हाथ हिना को तरफ बढ़ाया। जा समझ जा जी लिए अपनी ज़िंदगी। गीत ने मशहूर ज़माना पुरानी मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के मशहूर डायलॉग बोला। उसकी मजाक खेज बात पर सबके जानदार कहके गूंजे। हिना ने एक नज़र अपने वालिदैन दरा को बदरा पर डाली जैसे उसने इजाज़त लेना चाही हो। हमारा निकाह हो चुका है। बहुत माजरत कि मैं अपने किए गए सख्ती के वादे से मुनहरफ हुआ, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि हिना की तालीम मुकम्मल करवाने की जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगा। तो फिर इजाज़त दे, बज़ल ने दराक से कहा। वो स्पार्ट अंदाज में खड़ा था। इतनी जल्दी वो अपनी बेटी को अपनी नज़रों से दूर कर देने का हौसला खुद में कतई मफकूद पा रहा था। बदरा ने उसके बाजू को थामा। सब यंग जनरेशन ने होटिंग किए, शोर मचाकर उसका हौसला बढ़ाया। तो दराक ने वह मुश्किल इस बात में सर हिलाया। हिना ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। बज़ल ने उसे किसी कीमती मता की तरह उठाकर अपने साथ बिठाया और ख्वाब नगर के शहजादा और शहजादी दोनों अपनी नई मंजिल की जानिब रवाना थे। सब लोग उसे रुख से देख रहे थे। बदरा दिल में उसके लिए ढेर दुआएं मांग रही थी। दीद ने आकर अपने वालिदैन को संभाला और इस वक्त इन दोनों को उसके साथ की ज़रूरत थी। उसने उन्हें एहसास दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर आसूदगी से मुस्कुराए। बज़ल ने पहले ही प्लेन की टिकट्स बुक करवा कर रखी थी बाय एयर। वो जल्द ही अफरीदी मिशन पहुंच गए। उनका ड्राइवर फैसल पहले ही वहाँ मौजूद था, जो उन्हें घर लाकर अब जा चुका था। हिना ने घर में कदम रखा तो निगाहें इस मंजर पर जमकर रह गईं। सारे मिशन को ताज़ा फूलों से सजाया गया था। फर्श का एक भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। जहाँ बजहाँ फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। सारा मिशन गुलाब की महक से महक रहा था। यह सहर अंगेज माहौल उसकी जान निकालने को काफ़ी था। बज़ल ने एक लम्हे के लिए भी उसका हाथ अपने हाथ से जुदा न किया। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अपने रूम में आए। कमरे में दाखिल होते ही फिर से गुलाब की ढेरों सारी पत्तियां उन पर गिरी। वो सर ऊपर उठाकर देखने लगी। सारे कमरे की सजावट देखने के लायक थी। वह मुस्कुरा हुई, ये सब मेरे लिए? वो बज़ल की तरफ देखकर पूछ रही थी। उसने इस बात में सर हिलाया। बज़ल की शौक नज़रें खुद पर देखकर उसके हाथ पांव फूले। दिल धुनकी की माने तेज़ रफ्तार से चलने लगा। कहिए तो फिर कैसा महसूस हो रहा है मलका दिल मेरी हमराही में? बज़ल खुमार-ज़दा आवाज़ में उसके कान के करीब होते हुए बोल रहा था। आप तो हर वक्त अंगारे चबाते रखते हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने वो आईब्रो खिंचाकर बोला। मुझे नहीं पता। वो बात बदल गई। रोमांटिक होंगे यही कहना चाहती थी ना? वो उसकी थोड़ी को अपनी पोरों से थोड़ा ऊपर उठाकर बोला। मलका दिल, आपने इस दिल पर अपना तसल्सल कायम कर लिया है। बस मुझे ही समझने में देर हुई। वो उसके दिलकश नकूश पर नजरें जमाए हुए बोला। वो उसके हुस्न के रूप में जल रहा था। बज़ल ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे के नकूश को छूना चाहा। जाने कितने सालों की प्यास थी जो शराब होने का नाम नहीं ले रही थी। बरसों इसने इस चेहरे से मोहब्बत की थी और उसकी बरसों की रियाजत रायगा नहीं गई। आज उसे उसके सब्र का फल मिल गया था। सुबह पेशानी पर लगा खूबसूरत मांग टीका उतारकर उसने सबसे पहले नरमी से उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर जब्त की। फिर कानों में अवेज़े अलग किए। ड्रेसिंग पर उछाले। सर पर मौजूद दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा तो उसके सारे शेब फराज वाजिया होने लगे। वो दिलफरेब नज़रों से उसे देखने लगा। आज वो इस वजूद पर पूरा हक रखता था। वो उसकी खुद पर जमी हुई बेबाक नज़रें देख खुद में सिमटी। फिर उसके मज़ीद नज़दीक आते हुए उसके गले में मौजूद लकीरों से जुड़ा हुआ हार उतार कर रखा। हिना को उसकी गर्म दहकती हुई सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसका दिल सिकुड़ कर फैला। उसकी सुराही दाग सफ़ेद गर्दन को अपनी पोरों से नरमी से सुहाने लगा। वो उसके लम्स पर आंखें मीच गई। बज़ल ने नहायत नरमी से अपने लब उसकी इशारत पर रखे। गर्दन से होते हुए वो चेहरे के एक मश को अपने लबों से छूकर महसूस कर रहा था। सही मायनों में जान निकालना क्या होता है ये उसे आज महसूस हुआ था। बज़ल ने उसकी नाजुक कमर पर अपने बाजुओं का घराव मज़ीद तंग किया था। वो मज़ीद उसके करीब हो गई। इतना करीब कि उसके सीने में तेज़ी से धड़कते दिल की आवाज़ वो बआसानी सुन सकता था। वो उसके इतना करीब था कि बेतरतीब सांसों के ज़ेर
बम को बखूबी गिन सकता था। वो उसके इतना करीब था कि वो उसके वजूद से उठती गरमाइश को अपने वजूद पर महसूस कर सकता था। उसकी कुर्बत की वजह से उसके चेहरे पर आते जाते हया के रंग इससे छिपे ना रह सके। वो हमेशा बोर दिखाई देने वाली लड़की आज उसकी कुर्बत पर हिलकर रह गई थी। उसकी घनी पलकों की लर्जिश, सुर्ख लिपस्टिक से सजे हुए होठों की कपकपाहट, गुलाबी रुखसारों पर फूटती हया की सुर्खी, कुछ ही लम्हों की कुर्बत में वो इतना कुछ देख चुका था कि ताउम्र उसका दिल उसके इतने ही करीब रहने की तमन्ना करने लगा। आज उसके चेहरे पर फैले हया के रंग मजीद उसका असर बना रहे थे। उसको मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए, अपने लबों पर उसके गर्म होठों का लम्स महसूस करके हिना ने शर्म से आंखें मीच लीं। वज़ल के चौड़े सीने पर जमे उसके नरम मुखमली में हाथ ने बेख्तियार होकर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में कैद कर लिया। उसका तेजी से धड़कता दिल जैसे बाहर निकलने को बेताब था। वो बस किसी तरह इन लम्हों से आज़ाद हो जाना चाहती थी। मुझे चेंज करने में कपकाते हुए होंठों से बोली वज़ल से थोड़ा सा दूर हुआ। वो अपने मुख्तल सांसों को बहाल करने लगी। वो सीने पर हाथ रखे हुए उसी की जानब देख रहा था। हिना पागल हो गई है, क्यों इतना डर रही हो? होश में आओ। वो अपने दिल पर खुद से हम कलाम हुई। वो पल भर में खुद को फिर से कंपोज कर चुकी थी। ये क्या कर रही हो? वज़ल ने उसे लहंगा उतारते हुए देखा। बहुत भारी है, उतार रही हूँ। वो मोड़ गया। ओह वेट वेट वेट, आप क्या समझे? मैंने लहंगे के नीचे जीन्स पहन रखी है। वो क्या है ना, मामा ने मुझे जीन्स पहनने से मना किया था, मगर जीन्स के बगैर कोई लाइफ नहीं। पर मामा ने ही समझ दी, मुझे शुरू से ये पहनने की आदत है, इसलिए मैंने इनसे छुपकर लहंगे के नीचे से पहन ली थी। वो अब जीन्स और चोली में उसके सामने खड़ी थी। वज़ल उसकी तरफ देखकर ताज्जुब से सर हिला गया। आप तो नहीं रोकेंगे ना मुझे जीन्स पहनने से, माय ड्रीम मैन? वो उसके करीब आते ही अपनी फरमाइश करने लगी। वो उसकी शर्ट के बटन को कभी खोल रही थी तो कभी बंद कर रही थी। वज़ल उसकी अदा पर मुस्कुरा कर रह गया। पहन सकती हो, मगर घर में, बाहर नहीं। ओके थैंक्स सो माय स्वीट हबी। वो उसकी बुरी आंखों में देखते हुए बोली, माय लिटिल एंजल, कुछ सुना ही दो। वो उसके गर्दन के गिर्द अपने दोनों बाजू हाइल करता बोला, खड़ियाँ सुना दिया। वो अपने अजली शरारती अंदाज में पंजाबी ज़बान में बोली, वाट? क्या कहा? आपको पंजाबी नहीं आती? नहीं। वो नफ़ी में सहलाई। ये तो फिर बहुत अच्छा हुआ। जब भी ये आपको बुरा भला कहने को मन हुआ, पंजाबी में कहूँगी ताकि आपको समझ न आए। वो शरारती अंदाज में आँख विंक करते बोली, अब तो मुझे बुरा भला कहोगी? वो मसनूई खुफकी भरे अंदाज में बोला, अरे नहीं डियर, मैं अभी मज़ीद मजाक कर रही थी। वो उसकी खुफकी का असर ज़ाहिर करने के लिए झूठ बोली, कहीं वो सच में नाराज़ न हो जाए। दरअसल मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ पंजाबी में बात करती हूँ, और अब बंदा पंजाब में रहे और पंजाबी ना बोले ते लख दी लानत होंदे थे। ये तुम ठीक बोलते हुए अपनी एकदम पटरी से कैसे उतर जाती हो? अच्छा चलो पंजाबी में ज़ाहिर मोहब्बत करो ना। वो फरमाइशी अंदाज में कहने लगा। वो कुछ देर रुकी, फिर अखियाँ मेरी पूछ रही हैं, दिल को मेरे चैन नहीं है, कित्थे लड़ाइयाँ वे? तो अखियाँ कित्थे लड़ाइयाँ वे? कैसे मैं तुझे बताऊँ वे? राहें तेरी तकती जाऊँ, तू मेरी नींदा चुराइयाँ वे? वो सुरीली आवाज़ में गाने के जरिए अपने हाले दिल बयान करने लगी। धड़कन ये कहती है, दिल तेरे बिन धड़के ना, अब एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिल मेरा, एक लम्हा एक जीवन ना मैं तो बिल तेरे है, तेरे साथ सफ़र जाना मुझे है किधर ये के बीत जाए तुझ में ये उम्र, एक पल की भी दूरी अब मुझको ना देना। कसा है अब तू मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज़ है ठहरा हुआ मेरी बातों का। आंखें ये कहती हैं तू सामने मेरे रहना। वज़ल ने बाकी के अल्फाज उसकी आंखों में देखते हुए ताकि दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दुनिया जहां से बेगाना हुए। हिना को उसके हाथ अपनी चोली की सिप पर सरसराते हुए महसूस हुए तो वो पूरी तरह कांप कर रह गई। ड्रेसिंग पर एक गहरे बाउल में पानी डालकर उसमें जदीद तर्ज की कैंडल्स लगाई गई थी और गुलाब की पत्तियां डाली गई थी।
हिना ने इस बाउल में हाथ डालकर पत्तियां मुट्ठी में भरी और गीली पत्तियां उसके मुंह पर उछाल ली और मौका मिलते ही कहका लगाते हुए वॉशरूम की तरफ भागी। मुझे घुसाकर खुद अब बचकर भाग नहीं सकती मैडम। बदल उसकी शरारत देख एक भी लम्हा ज़ाया किए बिना उसके पीछे भागा। उससे पहले को दरवाज़ा बंद करती बदल ने दरवाज़ा खोल उसे जान लिया। पानी की वजह से उसका पाँव फिसला और वो पानी टब में गिरने को ही ठीक है उसने बदल की शर्ट को मुट्ठी में जकड़ना चाहा और बदल भी अचानक इस रफ्तार पर खुद को संभाल ना पाया। वो दोनों एक दर पे एक दूसरे के ऊपर पानी टब में गिरे। दोनों ने अपनी बंद आंखें खोलकर एक दूसरे को देखा और फिर हंसने लगे। अपनी हालत पर दोनों पूरे के पूरे भीग चुके थे। अब एक लम्हा भी तुम्हें अपनी नज़र से ओझल नहीं होने दूंगा माय लिटिल एंजल। वो उसके भीगे हुए सरापे पर नज़र डालकर मकबूल लहजे में बोले, मुझे भी प्यार नहीं जुनून है आपका और आपके इश्क पर सिर्फ मेरा हक है। बस कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना। जी नहीं पाऊंगा मैं तुम बिन एक पल भी। वो उसे अपनी बाजुओं में भरकर खुद में रो से भीग गया। दिल चाहता है क्यों ही तुम्हारे बाहों में रात से दिल चढ़ता हुआ देखूं, फिर दिल को रात में ढलता हुआ देखूं। तुम्हें आसमान से सिर्फ मेरे लिए उतारा गया है। तुम पर से मेरा हक है। उसके नरम गाल पर लव मिस करके उसकी नरमाई महसूस करते हुए बोला था हिना को उसकी उंगलियां अपने गीले बालों में उलझती हुई जाने कुछ कहती हुई लगी। तो हम कहाँ पर थे? वो उसको देखते हुए पूछ रहा था। उसकी लो देती हुई नजरें उसे झुलसाने पर वादा थी। वो इसकी कमर पर हाथ डालकर उठाते हुए खुद नीचे हुआ और उसे खुद पर गिराया। हिना अपनी गर्दन पर कुछ महसूस हुआ तो उसने हाथ लगाकर देखा। एक खूबसूरत चैन जिसमें जिगर जिगर करता हार्ट शेप डायमंड जगमगा रहा था। उसने हैरानकुन नजरों से बदल कर देखा। तुम पर सच कर ये अनमोल हो गया है। बहुत खूबसूरत है मगर मेरे ड्रीम मैन से थोड़ा कम। वो बदल की सुकून मरूर नाक पर अपने लब रखकर बोली। उसे खुद से इतना करीब देखकर बदल की निगाहें फिर से बहकने लगी। वो उसकी गर्दन में हाथ डाले उसे खुद से करीब कर गया। हिना ने उसे खुद से पीछे धकेलना चाहा मगर वो इसकी मुज़ाहमत की परवाह किए बिना उसके मखमली लबों को अपनी शिद्दत भरी कैद में ले गया। जाने कितने पल यूं ही बीत गए। वो उसे आज़ादी बख्शते हुए थोड़ा सा पीछे हुआ। इस शर्माए लजाए रूप को देखकर साकत हुआ। चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। मतलब उसके होशरुबा सरापे से नजरें चुराकर वॉशरूम में से बाहर निकल गया। हिना ने बात लिया और कपड़े तब्दील किए बाहर आई तो वो अपना आरामदा शर्ट और ट्राउजर लिए अंदर चला गया। शावर लेकर वो लाइट ऑफ किए अपने बिस्तर पर आया जहाँ उसकी मलका दिल बुरे तमतलाक से बेजुबान थी। मैं यहाँ किसी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। ठीक है उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। बदल दूसरी तरफ रुक करके लेट गया। कुछ देर बाद उसे कमरे में दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़कर देखा। वो आंखों पर बाजू रखे रोने में मशगूल थी। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तबीयत ठीक है? कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। अपने घर वालों की याद तो नहीं आ रही? उसने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। मैंने क्या किया है जो आप मुझसे खफा हो गए? वो नम लहजे में बोली। मैं कब खफा हुआ तुमसे? मैंने तो सोचा था तुम थक गई होगी बस तुम्हारे आराम के ख्याल से। वो अपने रवैये की सफाई पेश करने लगा। अच्छा आओ इधर। बदल ने अपना बाजू वार किया तो वो इस पर अपना सर रख गई। जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। अब हम साथ हैं हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तुम्हारी स्टडी और करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं होती हमें यूँ ही रहना होगा। यूँ ही छोटी छोटी गुस्ताखियाँ तो चलती रहेंगी। मैं तो तुम्हारी सहूलत के लिए कह रहा हूँ और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये सहूलत नहीं चाहिए तो वो मुश्किल दिल की बात ज़ुबान पर लाई तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। वो भी आज उसे अपने इतने करीब देखकर खुद के जज्बात पर बंद बांधे मैं नाकाम हो रहा था। तुमने मेरी बेरंग ज़िंदगी में अपने प्यार के रंग भर दिए हैं। ये जो प्यार के रंग हैं बहुत गहरे हैं। मैं उन्हें कभी मिटने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया लिटिल एंजल। मेरी दुनिया में आने के लिए उसे खुशनुमा बनाने के लिए मेरी शिद्दतों को सहने की हिम्मत है। वो उसके कान की लो को दांत में दबाकर बोला। उसके लबों से हल्की सी सिसकी बरामद हुई। आप तो इसी से कांप उठी हैं तो क्या बनेगा मलका दिल? वो धड़कते हुए दिल से खुद को कम्फर्टर में छुपाने की कोशिश करने लगी मगर आज बदल ने उसे नरमी से खुद में समेटकर पूरी तरह से अपना बना लिया है। कुछ माह बाद वो उसे अपने साथ में लिए एग्जामिनेशन हॉल में ले दाखिल हुआ। हिना आराम से चलो जल्दी किस बात की है? पेपर बिल्कुल शुरू होने वाला है। वो परेशानी से बोली। डोंट वरी अभी शुरू हुआ नहीं। इस हालत में ज़्यादा स्ट्रेस लेना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं।
वो उसे उसकी सीट पर आराम से बिठाकर जाने लगा। फजल, आप प्लीज़ मेरे सामने मत बैठिएगा। वो क्यों? सामने नहीं बैठूंगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे रखूँगा? आप समझते क्यों नहीं है? आपको सामने देख मेरा ध्यान आप सिर्फ आप पर रहेगा। फिर मैं पेपर कैसे करूँगी? यार तुम्हारा ही हूँ, घर चल कर जी भर कर देखती रहना। फिर भी आप सामने नहीं बैठेंगे। मैं कह दिया तो कह दिया। जो हुक्म मलकाई दिल, चलें आप आराम से पेपर करें। मैं पीछे बैठकर आपका ध्यान रखूँगा। थैंक्स ड्रीम मैन। वो खुशी से उठलाकर बोली। वक़्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों की मोहब्बत और भी परवान चढ़ गई। सच कहते हैं, प्यार और मोहब्बत में उम्र की कोई कैद नहीं होती, बस दिल मिलने की देर है। जैसे इन दोनों के दिल मिले और लिटिल एंजल ने अपने ड्रीम मैन को हमेशा हमेशा के लिए पा लिया। जी, यहाँ पे नावल ख़त्म हो रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक करना